गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। माय नेम इज़ ईशांत और जैसा कि आप सभी को पता है, अल्फा मेंटर्स आपके लिए क्लास 10th की ह्यूमैनिटीज़ को कवर कर रहा है और जिसमें आज हम एसएसटी जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा चैप्टर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं जैसे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद नेशनलिज्म किस तरीके से इंडिया के अंदर ग्रो करता है, और जो फर्स्ट थिंग है, एक जो यूनिटी थी, जो नेशनलिज्म की भावना थी, वो आगे चल के लास्ट में एंड जो होता है चैप्टर उसमें इम्पेरियलिज्म में बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हुई, किस किस कंट्री का रोल था, और यूरोप में जो आज के टाइम पे हम जो कंट्रीज़ को देखते हैं लाइक इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वो उस टाइम पे कैसे अलग अलग रीजन्स के अंदर बटी हुई थी, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से और एज ए स्टोरी टेलिंग के तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है आपके सामने नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या हो सकता है? सबसे पहले तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, एक आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी भी कैसी है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या हो सकती है? यानी कि यूनाइटेड नेशन का मतलब कि एक नेशन होगा जिसको यूनाइट किया जाना चाहिए और उसके बाद उसमें डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए उस नेशन को चलाने का, साथ ही एक रिपब्लिक तरीका होना चाहिए। और इन्हीं सब के चलते कुछ रिवॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, और अभी 10th में भी इस चैप्टर में भी थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, मतलब नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी था या नेशनलिज्म का जो थॉट था वो यूरोप के लोगों में कैसे आया। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो पूरे यूरोप के अलग अलग रीजन्स के अंदर कैसे बटी, और उसके बाद जो हमारे सामने इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मतलब जर्मनी किस तरीके से बना, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली किस तरीके से बना, क्योंकि जर्मनी प्रेजेंट के टाइम पे आप देखते हैं कि एक कंट्री है, फ्रांस प्रेजेंट के टाइम पे आप देखते हैं कंट्री है, और उसी तरीके से इटली जो है वो प्रेजेंट के टाइम पे आप देखते हैं कि एक तरीके से कंट्री है, लेकिन उस टाइम पे ये अलग अलग रीजन्स में बटे हुए थे। और इन सभी रीजन्स के अंदर जो है वो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म का थॉट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। वो इसलिए इंट्रोड्यूस होता है क्योंकि यहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, ठीक है, और मोनार्क सिस्टम यानी कि यहाँ पे किंग जो थे वो रूल कर रहे थे। जब किसी टेरिटरी के ऊपर किंग रूल करते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे टैक्सेशन सिस्टम, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है जो वहाँ के लोगों को किसी हद तक नहीं पसंद आता। और इसी वजह से ये जो यूरोप था, यूरोप जो था जिसके अंदर अलग अलग रीजन्स में बहुत सारे कंट्रीज जो हैं प्रेजेंट के टाइम पे वो बटी हुई थी, उन सभी के अंदर नेशनलिज्म का जो थॉट होता है, नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उस वो स्प्रेड होती है। और फिर धीरे धीरे जो है वो सारे देश जो हैं वो मोनार्क सिस्टम से बढ़ते हुए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होते हुए अपने आप में एक यूनाइटेड नेशन बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो है वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक जो ये डायग्राम है वो दिया हुआ है, और ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम क्या है? यहाँ पे है स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है। यहाँ पे जो हैं वो एंजल्स हैं और गॉड्स हैं, ठीक है, एंजल्स हैं और गॉड्स हैं। अब ये क्या है? ठीक है, मतलब कि किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जो फ्रेडरिक सॉरियो थे 1848 के अंदर, वो एक तरीके से इमेजिनेशन करते हैं, और इमेजिनेशन में वो ऐसी एक पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं जिसमें यहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी है और एक लॉन्ग प्रोसेशन यहाँ से निकल रहा है। और इस लॉन्ग प्रोसेशन के अंदर कौन कौन है? अलग अलग तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपने फ्लैग को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है उसके आगे जो कंट्रीज जा चुकी हैं वो अब यूनाइटेड हो चुकी है, यानी कि मोनार्की सिस्टम जो था उसको क्रॉस करके डेमोक्रेटिक हो चुकी है, रिपब्लिक हो चुकी है। जो यहाँ पे कंट्री हैं वो अब होने वाली है, और जो ये पीछे से कंट्रीज इस प्रोसेशन के अंदर दिख रही है हमको, वो अब आगे चलने वाली है, यानी कि अब जो है वो मोनार्कियल सिस्टम को एंड करके डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक होने वाली है। ठीक है,
यहाँ पे जो ये नीचे चीज़ें आपको दिख रही हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल पड़ा हुआ है मोनार्क सिस्टम का, यानी कि किंग के, क्वींस के जो क्राउन थे वगैरह, यानी कि यहाँ पे मोनार्कल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एंड होता हुआ दिख रहा है। ये कंट्रीज प्रोसेशन करके यहाँ से बाहर निकल रही हैं। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये बता रहा है कि अब जो कंट्रियाँ हैं वो यहाँ से जैसे ही आगे निकलती हैं डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं, रिपब्लिक हो चुकी हैं और वहाँ पे मोनार्कल सिस्टम एंड हो चुका है। और एंजल्स और गॉड्स जो हैं वो इनको देख के खुश हो रहे हैं। ये पेंटिंग जो है वो फ्रेडरिक सोरियो 1848 के अंदर अपनी इमेजिनेशन के अंदर देखते हैं, कोई रियल पेंटिंग नहीं थी। इसी वजह से इसको यूटोपियन विजन भी बोला जाता है। यूटोपियन विजन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो नेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फ्लैग्स के थ्रू और अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स के थ्रू। ठीक है, अब इस पेंटिंग का बेसिकली मतलब क्या था कि कंट्री को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होना है। पीपल जो है वो मार्च करते हुए एक लॉन्ग प्रोसेशन निकालते हुए इसको क्रॉस करके अपनी जो कंट्री उसको यूनाइटेड बना रहे हैं, साथ ही डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बना रहे हैं। उसी के साथ में ठीक है, जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे ग्राउंड पे दिखता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन है, जो मोनार्कियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, ये जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस प्रोसेशन का पार्ट हैं। ठीक है, अब ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है, नेशनलिज्म हमने जैसा कि फर्स्ट में समझा एक आइडियोलॉजी का पार्ट है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में ही जो लोग हैं वो अपने नेशन को यूनाइटेड करना चाहते हैं। लेकिन ये नेशनलिज्म का आइडिया आया कहाँ से, यानी कि नेशनलिज्म का आइडिया जो आया वो फ्रांस से आया, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी देखने को मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के अंदर स्टार्ट होता है और जैसे जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे बढ़ता है, फ्रांस के लोग जो हैं वो मोनार्की सिस्टम को एंड करके अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। एक लैंग्वेज को पूरी तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम जो था वो अदर कंट्रीज में भी देखने को मिला। और जो स्टार्टिंग हुई थी नेशनलिज्म के आइडिया की वो कहाँ से हुई थी, फ्रांस से, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ था। ठीक है, इट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि जो सॉवरेनिटी है, जो डेमोक्रेसी है, जो रिपब्लिक है, वो सारी फ्रेंच के पीपल्स के अंदर हो, ना कि वहाँ की मोनार्की के अंदर हो। यानी कि एक बेसिक कंसेप्ट ये था कि जो मोनार्की है उसको एंड किया जाए और वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन यानी कि एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर जो डेमोक्रेटिक वे में चलेगी, रिपब्लिक वे में चलेगी, जो पावर है वो लोगों के पास होगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन मोनार्की के टाइम पे रहा था उसको हटाना था बेसिकली। ठीक है, अब आता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कोई भी कंट्री जब मोनार्की से डेमोक्रेटिक वे में जाना चाहेगी, ठीक है, या फिर मोनार्कियल सिस्टम को एंड करके डेमोक्रेटिक हो चुकी है या फिर रिपब्लिक हो चुकी है, तो वो कुछ चेंजेस को भी अडॉप्ट करेगी। उसी तरीके से जब फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म का आइडिया आया या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नए नए आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाता है। अब ये नए नए आइडियाज़ क्या थे, ला पात्रे और ले सिटियोन, यानी कि द फादरलैंड। जिस तरीके से आज हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये कहते हैं कि भारत हमारी माता है, उसी तरीके से जो फ्रांस के लोग थे वो ला पात्रे के सिस्टम को या द फादरलैंड यानी कि जो उनकी कंट्री है वो उसको फादरलैंड के हिसाब से देखते थे। और ले सिटियोन यानी कि सिटीजन्स प्रमोटेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी विथ इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से यूनाइटेड एक कंट्री बनाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या था, यूनाइटेड कंट्री बनने का। और यूनाइटेड कंट्री कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूशन से होगी। किससे हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो मोनार्की सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो लोग हैं वो यूनाइटेड कम्युनिटी के तरीके से रहेंगे। फिर ठीक है, कंसेप्ट कौन से, ला पात्रे और ले सिटियोन के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसी के साथ में उन्होंने फ्रेंच फ्लैग को अडॉप्ट किया, जो ट्राई कलर का फ्रेंच फ्लैग था उसको अडॉप्ट किया, और उसी के साथ में जो पुराना रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया। यानी कि रॉयल फ्लैग क्या था, जो किंग के टाइम पे चल रहा था,
ठीक है, किंग के टाइम से चला हुआ आ रहा था, उसको रिप्लेस करके अब जो है वो न्यू फ्रेंच फ्लैग को अडॉप्ट किया। ठीक है, उसी के बाद में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द नेशन। जिस तरीके से आज इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है एज अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसी तरीके से उस टाइम पे वहां पे भी जो है वो मोनार्की सिस्टम को एंड करके एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को जो था वो अडॉप्ट किया जाएगा या फिर उसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। ये सारी चीज़ें कब हुई थी? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशनलिज्म का आइडिया ग्रो हुआ था और फ्रांस जो है वो मोनार्की सिस्टम को एंड करके अपने यूनाइटेड नेशन की तरफ बढ़ रहा था। न्यू हाइम्स वर कंपोज। ठीक है, हाइम्स मतलब कि एक तरीके से प्रेयर हो गई, एक तरीके से कुछ सॉन्ग्स हो गए, उनको कंपोज किया जाने लगा। जो ओथ्स थी वो ली गई और उसी के साथ में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो लोग शहीद हो चुके थे उनको याद किया जाने लगा कि ये नेशन जो है वो उन सब की मदद से, उन सब के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अब क्या होता है कि जब मोनार्कियल सिस्टम चलता था तो मोनार्कियल सिस्टम में जगह जगह पे आपको टैक्स देने पड़ते थे, यानी कि टैक्स की कोई कैटेगरी नहीं थी, लेकिन टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई था और इसी के चलते जो करेंसीज थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब करेंसी की बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं, टैक्स सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन सबको ख़त्म करके अब क्या किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और जो ड्यूज थे उनको एबॉलिश किया गया, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल जो हैं वो अब इलेक्टेड होंगे, जिस तरीके से मतलब कि एक स्टेट जनरल क्या होता है, एक तरीके से नेशनल असेंबली होती है, जिस तरीके से इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, उसी तरीके की बॉडी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसी के साथ में जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं उनको डिस्करेज करके फ्रेंच जो है वो एक्सेप्टेड की जाएगी एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी कि जब मोनार्की सिस्टम था, ठीक है, तो मोनार्की सिस्टम में क्या करते थे राजा कि एक टेरिटरी को, ये एक टेरिटरी है और यहाँ पे एक टेरिटरी है, ठीक है, राजा को अपनी जो पावर है उसको ग्रो करना था तो इसने दोनों टेरिटरी को अपने अंडर में ले लिया, लेकिन जो यहाँ पे टेरिटरी के अंदर लैंग्वेज बोली जाती थी वो अलग बोली जाती थी और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो अलग बोली जाती थी। तो रीजनल डायलेक्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की कैटेगरी होने की वजह से लोगों के अंदर यूनाइटेड या जो एक तरीके से यूनिटी है उसकी फीलिंग नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से अब क्या किया गया कि रीजनल डायलेक्ट्स जो थे, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजन्स के अंदर जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी उसको डिस्करेज कर दिया गया और राइटिंग के लिए और बोलने के लिए, फॉर राइटिंग एंड फॉर स्पीकिंग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स बस अडॉप्टेड। अब क्या होता था मोनार्कियल सिस्टम में, यानी कि आप मान लीजिए 10 रुपये हैं आपके पास और 10 रुपये में आपको कई बार 8 चीज़ें आप खरीद सकते हैं, वहीं आप सेकंड टाइम पे 10 रुपये में सिर्फ 6 चीज़ें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म वेट और स्टैंडर्ड मेजर नहीं है किसी भी वेट का या फिर किसी भी मेजरमेंट का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया, ख़त्म किया गया और उसी के साथ में एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। ठीक है, यानी कि करेंसीज के मामले में, टैक्स के मामले में जो भी चीज़ें थी वो यूनिफॉर्म सिस्टम से होनी चाहिए, ना कि इस वाले मेथड से होनी चाहिए। तो क्या था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में क्या होता है कि वो अपने रॉयल फ्लैग को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं नए फ्रेंच फ्लैग के साथ में। ठीक है, ला पात्रे और ले सिटियन जैसे कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, न्यू हैम्स वर कंपोज की जाती हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं उनको अबॉलिश किया जाता है। ठीक है, स्टेट जनरल और नेशनल असेंबलीज को इलेक्टेड किया जाता है, उसी के साथ में रीजनल डायलेक्ट्स को ख़त्म करके जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट किया जाता है स्पीकिंग और राइटिंग के लिए, और उसी के साथ में जो मेजरमेंट्स हैं और वेट्स हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। अब जिस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो नेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो कर रहा था, या फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, तो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को दिमाग में रखते हुए एक कंट्री है उसको यूनाइटेड करना था या अपने आप में एक देश के डिमांड करना, इसी वजह से तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड होता है अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के अंदर,
तो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी नेशनलिज्म का आइडिया आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज़ थी वो जब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर यूरोप में पहुँचती है तो स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास जो लोग थे वो क्या करते हैं, जैकोबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं? जैकोबिन क्लब्स यानी कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, एक तरीके से रिवॉल्ट चल रहा है। ठीक है, और रिवॉल्ट चलने के टाइम पे जब आप लोग एक जगह मिलेंगे, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है, जिस मोनार्की को आपको हटाना है, जो डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक वे आप अपनी कंट्री के लिए लाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। कौन कर रहा था? या तो स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर जो मिडिल क्लास लोग थे वो इन जैकोबिन क्लब्स को बना रहे थे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्लास 9th में भी आपने इन जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, देयर कैंपेन ओपन द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू एंटर हॉलैंड, और उनके जो कैंपेन्स थे वो फ्रेंच आर्मीज के लिए पूरी तरीके से खुले हुए थे, चाहे वो किसी भी कंट्री के या किसी भी रीजन्स के अंदर हो, चाहे हॉलैंड हो, बेल्जियम हो, स्विट्जरलैंड हो, इटली हो। 1790s के टाइम पीरियड में, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया था, जो फ्रेंच आर्मी थी जिस तरीके से वो एक नेशन की डिमांड कर रही थी, या फिर जो नेशनलिज्म का आइडिया था, जो कंसेप्ट था, वो सारा ये लोग इन रीजन्स के अंदर, इन कंट्रीज ने फ्रेंच आर्मीज के लिए खुला हुआ रखा हुआ था कि आप आ सकते हैं। और जो ये आइडिया था वो अब धीरे धीरे इन कंट्रीज के अंदर भी स्प्रेड हो रहा था, और इन कंट्रीज की भी फिर अपनी अपनी जो डिमांड थी वो ये उनसे डिस्कस करते थे। ठीक है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज कैरिड थ्रू आउट यूरोप। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब इन कंट्रीज के अंदर होता है, फ्रेंच के अंदर पहले से रिवॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट और मिडिल क्लास जो हैं वो जैकोबिन क्लब्स बना रहे हैं, तो उसी के साथ में जो ये नेशनलिज्म का आइडिया है वो अब स्प्रेड होके एंटायर यूरोप के अंदर फैल जाता है। ठीक है, और यूरोप के अंदर पहले कंट्रीज नहीं थी, अभी कंट्रीज हैं प्रेजेंट के टाइम पे, लेकिन पहले अलग अलग रीजन्स थे। उन रीजन्स के ऊपर, उन टेरिटरीज के ऊपर जो किंग्स हैं वो रूल करते थे, जो कि मोनार्की सिस्टम कहा जाता था। और इसी मोनार्की सिस्टम को एंड करना इस इन नेशनलिज्म लोगों का, या जो ये रिवॉल्यूशनरी लोग थे उनका एक पर्पस था। अब आता है नेपोलियनिक कोड 1804। ठीक है, फ्रांस के अंदर जब नेशनलिज्म का आइडिया ग्रो कर रहा था, फ्रांस को जब आज़ादी चाहिए थी, तो उस टाइम पे फ्रांस जो है वो मोनार्कल सिस्टम को एक तरीके से हटा देता है। लेकिन फिर वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, और वो क्या करते हैं, 1804 के अंदर फ्रांस के अंदर कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं? जैसे कि वो सारे प्रिविलेजेस जो थे, जो कि बर्थ के बेसिस पे मिलते थे, उनको हटा देते हैं। क्लास के आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो हमको पता चलेगा, हमारे सामने 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट एरिस्टोक्रेट्स आते हैं, फिर पीजेंट्स आते हैं, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमारे सामने मिडिल क्लास लोग आते हैं, जो कि बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल लोग थे, ये सारी चीज़ें। तो जो बर्थ के बेसिस पे एरिस्टोक्रेट्स वगैरह, जो चर्च के लोग थे और जो सोसाइटी के अंदर हायर लेवल पे बैठे हुए लोग थे, उनको प्रिविलेजेस मिले थे, उनको पूरी तरीके से ये हटा देते हैं। कौन हटा देते हैं? नेपोलियनिक कोड के अंदर नेपोलियन हटा देते हैं। ठीक है, इनका जो टाइम था, उस टाइम पे फ्रांस के लोगों को लग रहा था कि ये एज ए हीरो हैं। ठीक है, हीरो काम कर रहे हैं कि हमारे लिए इतना सारा चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे लिए इतनी सारी चीज़ों को किया जा रहा है। लेकिन इनका जो टारगेट था या इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो डिक्टेटरशिप टाइप की थी, यानी कि ये भी एक तरीके से डिक्टेटर थे। फिर इनके जो नेपोलियनिक कोड है उनके ड्रॉबैक्स भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन नेपोलियनिक कोड 1804 के ऊपर अगर आंसर्स पूछे जाए आपसे, या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आंसर्स में लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो वो प्रिविलेजेस को ख़त्म कर देते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं क्या, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने, कानून के सामने सभी जो हैं वो समान है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले जो प्रॉपर्टी का राइट था वो जो लिमिटेड लोग थे या जो हायर क्लास के लोग थे उन्हीं के लिए रखे गए थे, लेकिन जो बाद में क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो सभी के लिए सिक्योर करके रख दी थी। फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया जाता है और पीजेंट्स जो हैं उनको सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से फ्री किया जाता है। अब सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज क्या है और फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम यानी कि एक हायरार्की चलती थी जिसमें सबसे पहले कौन आते थे? किंग्स आते थे। किंग्स जो हैं उनके बाद जो सोसाइटी के हायर क्लास के लोग हैं वो नोबल्स थे। नोबल्स के बाद में नाइट्स थे, और इनकी लैंड पे जो काम करते थे वो पीजेंट्स थे। यानी कि सोसाइटी के अंदर सबसे लो लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो पीजेंट्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं वो पीजेंट्स हैं।
और उसी के साथ में ये हायरार्की बनी हुई थी। तो इस हायरार्की को सबसे पहले तो ख़त्म किया जाता है, जो कि फ्यूडल सिस्टम कही जाती थी। और फ्यूडल सिस्टम के साथ ही सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज जो थे उनको ख़त्म किया जाता है। तो सर्फडम क्या था? एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर पीजेंट्स जो थे उनको फोर्स किया जाता था इन फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर रह करके उनकी जो बातें हैं उनको मानना है और उनके जो काम है उनको करना है। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम समझ में आ गया, सर्फडम समझ में आ गया। मैनोरियल ड्यूज क्या थे? दिस रेफर्स टू द फीस दैट पीजेंट्स और सर्स ऑफ फार्मर ओ टू द नोबल्स हु वर देयर लैंडलॉर्ड्स। यानी कि एक तरीके से ऐसी हायरार्की सिस्टम को बनाया गया था कि सबसे जो टॉप पे हैं वो मोनार्क हैं, यानी कि किंग हैं। ठीक है, उसके बाद जो आएंगे वो नोबल्स आएंगे, उसके बाद जो आएंगे वो नाइट्स आएंगे, उसके बाद जो आएंगे वो पीजेंट्स आएंगे। ठीक है, तो किंग से लगा करके पीजेंट तक में जो रिवॉल्ट था वो किंग के लिए था, और जो सबसे खराब कंडीशंस में थे वो कौन थे? पीजेंट्स थे। ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड के अंदर क्या होता है? इन पीजेंट्स के लिए सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज जो फ्यूडल सिस्टम है इनको एबॉलिश किया जाता है। ठीक है, फिर रिमूव गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन एरिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे उनको भी इम्प्रूव किया जाता है इस कोड के अंडर में, और यूनिफॉर्म लॉज को सेट किया जाता है। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, अभी जो प्रीवियस स्लाइड में हमने समझा था कि जो स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उसको क्या किया जाता है? इस्टेब्लिश किया जाता है। उसी के साथ में यूनिफॉर्म लॉज को इस्टेब्लिश किया जाता है। उसी के साथ में एक नेशनल करेंसी होगी, यानी कि करेंसीज भी बहुत सारे टाइप्स की थी, 32 टाइप्स की करेंसीज थी। उसी के साथ में 11 टाइप के टैक्स आपको देने होते थे। तो इससे जो पीजेंट्स हैं या सोसाइटी के वो लोग हैं जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से अब जो है कॉमन नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, विच द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी कि एक रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन से आपको जब इस पर्टिकुलर रीजन में ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको 30 से 32 टाइप की करेंसीज देखने को मिलती हैं। 30 से 32 टाइप की करेंसीज देखने को मिलती हैं। कई बार आपको 11 टाइप के टैक्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उनको एक्सचेंज कैसे किया गया? एक नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसी के साथ में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको अच्छा किया गया, और उसी के साथ में जब आप किसी गुड्स को एक रीजन से अनदर रीजन में जब ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसका मूवमेंट करते हैं तो आपके लिए ईजी हो, इसी वजह से इन सारी करेंसीज को नेशनल करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। इन टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा कम किया जाता है, जो सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज थे उनको ख़त्म किया जाता है, जो प्रिविलेजेस थे उनको ख़त्म किया जाता है, और इक्वलिटी बिफोर द लॉ जैसे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी हमने समझा, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, सर्फडम क्या होता है और मैनोरियल ड्यूज क्या होते हैं। फ्यूडल सिस्टम यानी कि एक तरीके से सामंती व्यवस्था जिसमें हायरार्की बनी होती है। सबसे पहले आपके जो किंग्स होते हैं वो आते हैं एक रीजन के पर्टिकुलर, उसके बाद नोबल्स आते हैं, उसके बाद नाइट्स आते हैं, और उसके बाद पीजेंट्स आते थे। ठीक है, लेकिन नेपोलियनिक कोड जो था उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी हमको देखने को मिलता है। और ये ड्रॉबैक क्यों हुआ? क्योंकि जो उसकी आइडियोलॉजी थी या जो उनके नेपोलियन के थॉट थे वो क्या थे? पूरे यूरोप को कैप्चर करने के। और जब पूरे यूरोप को कैप्चर करने के थॉट के साथ कोई आदमी इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने कोड को, तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आपको दिखेंगे। और उसी के साथ में जो था, यूरोप को जब कैप्चर करना था तो उनको अपनी आर्मीज को बिल्ड करना था, आर्मी को बिल्ड करना था, और इन्हीं सब के चलते वो एज ए डिक्टेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने लगा था वहाँ के लोगों के लिए। तो क्या करता है कि वो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, अब जब नेपोलियन उस पूरी टेरिटरी को अपने अंडर में लेता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। टैक्सेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, सेंसरशिप लगा दी जाती है, यानी कि नेपोलियन के खिलाफ बोलने वाले जो लोग थे या जो वहाँ पे जो सबसे पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कोई राइट्स नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेंसरशिप लगा दी जाती है। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। उसी के साथ में आपकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। और जो फ्रेंच आर्मी थी उसके अंदर फोर्स कंस्पायरेशन किया जाता है। अब क्या था? नेपोलियन का ड्रीम क्या था? पूरे यूरोप को कैप्चर करना था। पूरे यूरोप को कैप्चर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की नीड होगी। स्ट्रॉन्ग आर्मी कैसे बनाई जाएगी? तो जो वहाँ के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती आप फ्रेंच आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे,
तब जो आपकी आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग आर्मी कही जाएगी। और उसी के साथ जो नेपोलियन था उसके जो कोड थे उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गई, टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, उसी के साथ में सेंसरशिप लगा दी गई थी, और फोर्स कंस्पायरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, यानी कि ज़बरदस्ती से फ्रेंच आर्मी के अंदर जो लोग थे उनको इकट्ठा किया जा रहा था। अब जो है यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो कहाँ से आता है और कैसे आता है। ठीक है, तो ये यूरोप के अंदर जब आप देखते हैं, ये यूरोप का मैप है, उसके अंदर जो अलग अलग रीजन्स बने हुए हैं, उस टाइम पे ये कंट्रीज नहीं थी, उस टाइम पे ये अलग अलग रीजन्स बने हुए थे। जिस तरीके से 18th सेंचुरी के अंदर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, जिस तरीके से आज हम बात करते हैं जर्मनी, तो उस टाइम पे कोई जर्मनी नहीं था, ना कोई इटली था, ना कोई फ्रांस था, कोई भी एक तरीके का नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो थे वो या तो किंगडम्स या डच या फिर कैंटन्स के अंदर बटे हुए थे। अब किंगडम्स, डच और कैंटन्स क्या होते हैं, एक तरीके से पॉलिटिकल लैंड जब आप डिवाइड करते हैं उनको बोला जाता है किंगडम्स, डचीज या फिर कैंटन्स। तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो कंट्री हैं प्रेजेंट के टाइम पे, वो उस टाइम पे या तो इन चीज़ों के अंदर या फिर अलग अलग रीजन्स के अंदर बटी हुई थी। ठीक है, कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी किसी भी कल्चर से रिलेटेड, यानी कि किसी एक कंट्री के अंदर जब आप एक कल्चर को इंट्रोड्यूस करते हैं या एक कल्चर को शेयर करते हैं तो आपके अंदर यूनिटी आती है। लेकिन जब आपके पास कल्चर, शेयर्ड कल्चर की यूनिटी नहीं है या फिर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, तो फिर एक नेशन कैसे बन सकता है। ठीक है, और उसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया और पर्शिया जैसे दो रीजन्स आते थे, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि अल्पाइन रीजन जो था या फिर टायरल ऑस्ट्रिया का जो रीजन था, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेट्स रहते थे। अब ये एरिस्टोक्रेट्स क्या हैं इसको हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, लोम्बारी एंड विनीशिया के अंदर इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे। हंगरी के अंदर जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो मग्यार बोलती थी, और गैलिशिया के अंदर जो लोग थे वो पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करते थे। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग रीजन्स के अंदर सारी चीज़ें बटी हुई हैं। ठीक है, कोई भी शेयर्ड रीजनल डायलेक्ट्स नहीं, मतलब एक कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, सभी लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो हो गया, जिसके अंदर ये दो रीजन्स आते थे मेजरली, उनके अंदर जो ये छोटे छोटे रीजन्स हैं या जो ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, उन्हीं के अंदर अलग अलग, कहीं पे जर्मन, कहीं पे इटालियन, कहीं पे मग्यार, कहीं पे पॉलिश, इस तरीके की लैंग्वेज बोली जा रही है। तो जो पॉलिश बोलने वाला पर्सन है वो इटालियन स्पीकिंग पर्सन के साथ में डील कैसे करेगा या कम्युनिकेट कैसे करेगा। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर यूनिटी कैसे होगी। ठीक है, लेकिन आगे चल के इन सब के लिए रिवॉल्ट्स होते हैं, और इन रिवॉल्ट्स के थ्रू फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इन सारी चीज़ों का यूनिफिकेशन होता है। अब जो एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास, अब जो है सोसाइटी के अंदर दो तरीके के लोग थे, एक तो एरिस्टोक्रेट्स थे और एक थे पीजेंट्स। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स या पीजेंट जैसे कि प्रेजेंट की सोसाइटी में हम देखते हैं कि एक होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास होते हैं, फिर एक रिच जो होते हैं वो भी सोसाइटी के अंदर होते हैं। तो जो उस टाइम की सोसाइटी थी, उस टाइम की सोसाइटी के अंदर हमारे सामने दो लोग आते हैं, एक तो एरिस्टोक्रेट्स आते हैं और एक पीजेंट्स आते हैं। एरिस्टोक्रेट्स कौन से लोग थे, जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्दियर थे। ठीक है, यानी कि वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, जिनके अपने टाउन हाउस हैं, कंट्री साइड के अंदर मैंशंस हैं, बंगलोज हैं। ठीक है, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग थे, वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाते थे। उसी के साथ में सोशली और पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे। ठीक है, यानी कि चर्च के लोग हो गए या मोनार्की के बहुत क्लोज लोग जो थे उनको एरिस्टोक्रेट्स बोला जाता था। फैमिली जो थी वो एक दूसरे से मैरिज की वजह से, यानी कि शादी की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती थी, अपने में ही शादी करते थे। तो इनका जो एरिस्टोक्रेट फैमिली है वो किसी एरिस्टोक्रेट फैमिली से कनेक्टेड होगी मैरिज की वजह से। तो जो पीजेंट्स थे उनका कोई रोल ही नहीं था इनकी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये फ्रेंच बोलते थे और एक तरीके की लाइफ जो थी उसको शेयर करते थे। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट जो है वो हमको पीजेंट देखने को मिलते हैं। पीजेंट जहाँ पे यहाँ पे वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी थे, वहीं पीजेंट जो थे वो पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी थे। पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी के साथ साथ में किन्हीं के पास लैंड बहुत ज़्यादा कम है या फिर लैंड है ही नहीं, इस तरीके के जो लोग थे वो पीजेंट की कैटेगरी के अंदर आते थे। ठीक है, ये सिर्फ मेजोरिटी के अंदर थे
और यही इनका प्लस पॉइंट था कि मेजोरिटी के अंदर थे, एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। लेकिन मेजोरिटी के अंदर होने के बाद भी इनके पास वो सारी फाइनेंशियल इकोनॉमिकली जो कंडीशंस थी, जो रिसोर्सेज थे, वो बहुत ज़्यादा कम थे इन कंपेयर टू एरिस्टोक्रेट्स, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे। ठीक है, अब क्या होता है कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस आती है जो कि 18 सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर होती है और 19 सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी जैसे जो रीजन्स थे, जो स्टेट्स थे, वहाँ पे होती है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में एक और क्लास हमारे सामने इंट्रोड्यूस होती है जो कि थी मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास कौन लोग थे? जो इंडस्ट्रियल थे, बिजनेसमैन थे, और जो प्रोफेशनल लोग थे, वो सारे लोग जो थे वो मिडिल क्लास कहलाते थे। और मिडिल क्लास भी अपने आप में क्लास थी। जिस तरीके से पहले एरिस्टोक्रेट्स के बारे में पढ़ा, फिर पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से 18 सेंचुरी जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और 19 सेंचुरी के अंदर जब फ्रांस और जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो हमारे सामने एक नई क्लास आती है जो कि थी मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, बिजनेस से बिलोंग करते थे और प्रोफेशनल लोग थे। ठीक है, ये एक नए सोशल ग्रुप को बनाते हैं जिसके अंदर, और मिडिल क्लास जो लोग थे वो नए सोशल ग्रुप को बनाते हैं, और साथ ही में मिडिल क्लास जो लोग थे उनको वर्किंग क्लास पीपल भी बोला जाता है या फिर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा ना तो रिच थे और बहुत ही ज़्यादा ना तो गरीब थे, यानी कि बीच के लोग थे जिनके पास इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली जो कंडीशन थी थोड़ी सी स्टेबल थी पीजेंट्स के कंपेयर में, और एरिस्टोक्रेट्स के बाद में मिडिल क्लास आते थे। ठीक है, यानी कि पीजेंट्स जितने बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे और एरिस्टोक्रेट्स जितने बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं थे। यानी कि बिलोंग किससे करते थे? इंडस्ट्री से, बिजनेस से, या फिर कोई ना कोई प्रोफेशन में है। ठीक है, और उसी के साथ में ये एजुकेटेड थे। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। अब इन मिडिल क्लास के अंदर आइडिया आता है नेशनल यूनिटी का। नेशनल यूनिटी के आइडिया के साथ में ये जो है वो एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं इन लोगों को, जो कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, इन लोगों के प्रिविलेजेस को ख़त्म करने के लिए, या फिर जो आपका नेशनलिज्म का आइडिया है वो इन मिडिल क्लास लोगों के अंदर ग्रो होता है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आता है ये किस तरीके की नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो लिबरल नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। लिबरल जो है वो लाइबर लैटिन वर्ड से बना हुआ है और इसका मतलब होता है फ्री। ठीक है, फ्री होना है। और जो मिडिल क्लास लोग थे वो लिबरलिज्म के कंसेप्ट के ऊपर ग्रो कर रहे थे, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए फ्रीडम। कैसी फ्रीडम? लिबरल फ्रीडम चाहिए थी। और ये किस तरीके से हो सकती थी? दो तरीके से, पॉलिटिकली हो सकती थी या फिर इकोनॉमिकली हो सकती थी। ठीक है, मतलब कि टू टाइप ऑफ लिबरलिज्म देखने को मिलती है, एक तो पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल। ठीक है, अब पॉलिटिकल स्फेयर में क्या था, लेकिन जब ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं तो इनके सामने क्या चीज़ें आती हैं कि ये अपने लिए ही काम कर रहे थे। यानी कि जो मिडिल क्लास था वो सिर्फ अपनी क्लास के लिए, यानी कि जो वर्किंग क्लास थी उसी के लिए ये कंसेप्ट को फॉलो कर रहा था, लिबरलिज्म के कंसेप्ट को। इन्होंने पीजेंट्स को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया था, पीजेंट्स को इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया था। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि पॉलिटिकल स्फेयर में गवर्नमेंट जो होगी वो पीपल के कंसेंट से बनेगी। ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास जो थे वो नेशनलिज्म के आइडिया में पॉलिटिकल किस तरीके से ग्रो करना चाहते थे कि जो भी आपकी गवर्नमेंट है वो पीपल के कंसेंट से बनेगी। साथ ही में जो एरिस्टोक्रेसी रूल है, जो चर्च के लोग हैं या जो वेल्दियर पीपल ऑफ द सोसाइटी हैं, उनका जो रूल है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। साथ ही में जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं स्टार्टिंग से, जो आपको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं बर्थ के हिसाब से, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट के थ्रू रन करेगी। और जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि इनका जो पॉलिटिकल स्फेयर था उसमें इन्होंने वो सारी चीज़ें डिमांड करी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होना थोड़ा सा असेंशियल हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कम्प्लीटली मोनार्कल सिस्टम को एंड करके आप एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो पीपल के कंसेंट से बनी हो, जिनमें पीपल का भी थोड़ा सा रोल हो। उसी के साथ में जो एरिस्टोक्रेसी रोल है, क्लरिकल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट के थ्रू की जानी चाहिए। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी थी।
यानी कि इन्होंने क्या किया था, जो मिडिल क्लास है या वर्किंग क्लास है वो अपने लिए ही इन सारी चीज़ों को डिमांड कर रहे थे। जो पीजेंट्स हैं उनको इन्होंने इसमें एड ही नहीं किया था, और इसी की वजह से जो थी वो पॉलिटिकल लिबर्टी जो थी उसमें इन्होंने यूनिवर्सल सफरेज को एड नहीं किया, जैसे कि इक्वल वोटिंग राइट्स। अब ये लोग जो थे वो जब यहाँ पे डेमोक्रेसी या फिर पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेशन, इन सब की बात कर रहे हैं तो ये अपने लिए कर रहे हैं। इन्होंने इक्वल वोटिंग राइट्स जो हैं यहाँ पे गरीब लोगों के लिए या जो पीजेंट्स थे, जो सोसाइटी के दूसरे लोग थे, उनके लिए इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। ओनली मैन हु ऑन प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट टू गेट इलेक्टेड। अब इन्होंने कहा था कि जो लोग हैं जो लैंड को अक्वायर करते हैं या जिनके पास लैंड है, वो ही लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। अगर किसी के पास लैंड नहीं है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वोटिंग के अंदर। और अभी हमने पीजेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो इनमें बहुत कम लैंड थी या फिर किसी के पास तो लैंड थी नहीं, तो सिंपली जो पीजेंट्स हैं वो इस कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं। अब जब पीजेंट्स बाहर चले गए और मिडिल क्लास अपने लिए इन सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा है, तो यूनिटी नहीं होगी। जब यूनिटी नहीं होगी तो एक रीजन जो है वो मोनार्कियल सिस्टम को बहुत जल्दी एंड करके एक यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। साथ ही में जो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो विमेंस हैं उनको इन पॉलिटिकल जो राइट्स थे उनसे बाहर रखा गया था। और 19th सेंचुरी के अंदर विमेंस एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन जो थे उन्होंने फिर इन राइट्स के लिए अपोज करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मिडिल क्लास जो हैं वो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस होते हैं, और इंट्रोड्यूस होने के बाद में ये दो तरीके से लिबरलिज्म की डिमांड करते हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली के अंदर क्या करते हैं ये कि जो गवर्नमेंट है उसको पीपल के कंसेंट से बनाने की बात करते हैं, एरिस्टोक्रेसी रूल को ख़त्म करने की बात करते हैं, क्लैरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म करने की बात करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन इन सब पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या थी कि जो लोग लैंड को अक्वायर नहीं करते, जिनके पास लैंड नहीं है, जो वीमेंस है सोसाइटी की, उनको इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अंदर या फिर वोटिंग के राइट्स के अंदर शामिल ही नहीं किया था। और जब इनमें इनको शामिल नहीं किया गया तो जो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी या जो सोसाइटी के अंदर विमेंस थी, वो 19th सेंचुरी के अंदर इन पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड के लिए इनका अपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब जो पॉलिटिकल स्फेयर था उसी के बाद में जो आता है वो इकोनॉमिकल स्फेयर हमको देखने को मिलता है। और इकोनॉमिकल स्फेयर में लिबरलिज्म कैसे स्टोर करता है, फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट की कोई फ्रीडम नहीं है। अब इकोनॉमी के कंसेप्ट में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो मार्केट जो है वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। जब इकोनॉमी के कंसेप्ट में मार्केट की फ्रीडम नहीं है तो फिर से एक रिवॉल्ट देखने को मिलेगा या फिर से कुछ कंस्पायरेसी देखने को मिल सकती है हमको। ठीक है, तो क्या होता था कि अबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय स्टेट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जब किसी तरीके की कैपिटल को या किसी भी तरीके के गुड को ट्रांसपोर्ट किया जाता था या उनका मूवमेंट होता था तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। कैसे क्रिएट होती थी, जैसे कि फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे जो मैप है उसमें फ्रैंकफर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हो गया हैम्बर्ग। ठीक है, यहाँ से इस जगह पे अगर कोई मूवमेंट होता है किसी भी गुड्स का या कैपिटल का तो आपको 11 टाइम टैक्स देना पड़ता था, और हर टाइम आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 5% टैक्स। ठीक है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को इस जगह से यहाँ तक पहुँचाएंगे तो आपको 11 टाइम तो टैक्स देना है और हर बार आपको 5% टैक्स देना है। यानी कि अगर 100 किसी की अर्निंग है तो उसमें से 55 जो है वो टैक्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो फिर इकोनॉमिकल कंडीशंस तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उसी के साथ में जब आपको यहाँ से यहाँ तक में इतना टैक्स देना पड़ रहा है तो यहाँ पे करेंसी कितनी थी, 30 से 32 टाइप की करेंसीज थी। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचे तो करेंसी चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो करेंसी चेंज हो गई, और इसी तरीके से आप यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी करेंसीज के टाइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी के साथ में जो मेजरमेंट था फॉर गुड्स, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अलग था। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे एक एले के अंदर जब आपको एक बार में 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा तो वहीं दूसरी बार आपको 55.1 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा। अब यहाँ पे 54.7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 55.1 है। कई बार ये ज़्यादा हो जाता था, कई बार ये कम हो जाता था। तो डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ गुड्स थे।
साथ में करेंसीज की बहुत सारी वैरायटी थी और उसी के साथ में टैक्सेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा था। इन्हीं सब के चलते जो इकोनॉमिकल स्फेयर था मिडिल क्लास का, लिबरलिज्म को फॉलो करते हुए नेशनलिज्म के आइडिया को ग्रो कर रहा था, वो भी कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है। ठीक है, और इसी के साथ में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो फिर क्या होता है, एक ज़ोल्वरिन बनाई जाती है। ज़ोल्वरिन यानी कि एक तरीके का कस्टम यूनियन, और ये कस्टम यूनियन जो है वो प्रशिया से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे अदर जर्मन स्टेट जो हैं वो इसके अंदर ज्वाइन होते हैं। ठीक है, अब इस जॉल्वरिन का क्या मतलब था कि जो टैरिफ्स के बैरियर्स थे, अलग अलग तरीके से जो टैक्स सिस्टम थे, जो करेंसीज थी, उनको एबॉलिश किया जाता है। ठीक है, करेंसीज की कितनी नंबर्स थे, 30 से 32 टाइप की करेंसीज थी, इनको एबॉलिश किया इनको कम करके थोड़ा सा कम किया जाता है। यानी कि एक करेंसी होगी तो थोड़ा सा इजी मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, जबकि यहाँ पे इतनी सारी करेंसीज थी तो इन सारी करेंसीज को कम किया जाता है और फिर रेलवे के नेटवर्क को प्रमोट किया जाता है। जब हम क्लास 7th 8th के अंदर ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो रेलवेज है आपका, ठीक है, जो रेलवे है वो ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो जब रेलवे आपके पास ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है और उस टाइम पे शायद रेलवे ही होते होंगे, तो इनको प्रमोट किया जाता है इस जॉल्वरिन क्लब के थ्रू, जो कि एक तरीके से कस्टम यूनियन का काम कर रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने नेपोलियन कोड को पढ़ा था 1804 को, जिसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि नेपोलियन का जो थॉट था वो पूरे एंटायर यूरोप को कैप्चर करने का था। इस यूरोप को कैप्चर करने के लिए वो ज़बरदस्ती जो है वो अपनी आर्मी में लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा था और इकट्ठा कर रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि नेपोलियन जो है वो 1815 के अंदर डिफीट हो जाता है, और डिफीट किसके थ्रू होता है, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन। ये बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर जो नेपोलियन है वो इन 4 मेजर किंगडम से हार जाता है। ठीक है, क्यों हार जाता है, क्योंकि ये अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा फैला चुका था। ठीक है, एज अ डिक्टेटर काम कर रहा था। फिर हमने उसके कोड के ड्रॉबैक्स को भी देखा था। तो इन सब के चलते जब ये आगे यूरोप को कैप्चर करने की कोशिश करता है तो फिर ये 4 मेजर थोड़े से इंपॉर्टेंट किंगडम्स आते हैं जो कि एक बैटल के अंदर नेपोलियन को हरा देते हैं। जैसे ही नेपोलियन हारता है तो फिर से फ्रांस जो था वो पहले आज़ाद हो चुका था। उसके बाद नेपोलियन आता है जो वहाँ पे डिक्टेटरशिप या रूल करता है, और उसी के बाद जैसे ही नेपोलियन हारता है तो वहाँ पे नई कंजर्वेटिज्म लोग जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। अब कंजर्वेटिज्म लोग कौन थे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को मानते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को मानते थे। अब ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट क्या होता है, जैसे कि कंजर्वेटिज्म के क्या थॉट थे, वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को मानते थे, जैसे कि मोनार्की हो गई, चर्च हो गया, सोशल क्लास हो गया, या प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनको प्रिजर्व रखा जाए। यानी कि जो मोनार्कियल सिस्टम था उसको प्रिजर्व रखा जाएगा, जो चर्च है, जो सोशल क्लास है, या फिर जो राइट है, वो सबके लिए नेपोलियन ने ओपन कर दिया था। लेकिन जैसे ही बाद में कंजर्वेटिज्म लोग आते हैं नेपोलियन की हार के बाद में, तो वो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व रखने के पक्ष में होते हैं। कंजर्वेटिज्म डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू द सोसाइटी बिफोर रिवॉल्यूशन, और दे बिलीव दैट मॉडर्न इंप्रूवमेंट क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल आर्मी। अब कंजर्वेटिज्म लोग जो थे उनको सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा बनी बनाई मिल गई थी, जैसे नेपोलियन की आर्मी मिल गई थी, नेपोलियन की आर्मी मिल गई थी। साथ ही में ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट थे उनको रखने के पक्ष में थे। ठीक है, इंस्टीट्यूट को रखने के पक्ष में थे। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स को प्रिजर्व रखने के पक्ष में थे। उसी के साथ में चर्च और सोशल क्लास को रखने के पक्ष में थे कौन, कंजर्वेटिज्म। और उसी के बाद में जब ये कुछ चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नजर आई, जैसे कि एक प्रोफेशनल आर्मी उनको बनी बनाई मिल गई, ठीक है, एफिशिएंट गोल एंडिंग फ्यूडल सिस्टम मिल गया, और स्ट्रेंथन द मोनार्की, यानी कि सारी चीज़ें जो इनको अच्छी से मिल गई, अब इसका ये यूज़ जो है वो आगे करते हैं। फिर ट्रीटी ऑफ वियना होती है 1815 के अंदर। 1815 के अंदर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या होता है, जो ऑस्ट्रियन चांसलर होते हैं ड्यूक मैटरनिक, वो इस ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट करते हैं। यानी कि एक तरीके की मीटिंग है जिसको चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक जो है वो हेल्ड कर रहे हैं या फिर होस्ट कर रहे हैं। जो बर्बन डायनेस्टी थी विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा बर्बन डायनेस्टी थी एक, और बर्बन डायनेस्टी जो अपना पावर खो चुकी थी उसको वापस ये रिस्टोर करके पावर में लेकर आते हैं कंजर्वेटिज्म लोग।
ठीक है। फिर फ्रांस जो था, जिसने अपनी टेरिटरी को लॉस कर दिया था जब नेपोलियन ने उनको एनेक्स किया था, उसी के बाद में सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। अब कंजर्वेटिज्म लोग क्या करते हैं, जो फ्रांस होता है, ठीक है, जो फ्रांस है, मान लीजिए एक रफ मैप के यूज में हम इसको फ्रांस मान लेते हैं, ये फ्रांस है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसकी बाउंड्रीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि द नीदरलैंड हो गया विच इंक्लूडेड बेल्जियम। अब बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड के अंदर मिला करके यूनाइटेड नेशन ऑफ नीदरलैंड बनाया गया था। उसी के साथ में जो नॉर्थ का पार्ट था, ठीक है, उसमें जेनोआ को एड किया जाता है, और जो पिडमोंट था उसको साउथ के अंदर एड किया जाता है। ये कंजर्वेटिज्म लोग जो थे, उन्होंने इन बाउंड्रीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। मतलब नॉर्थ में किसी चीज़ को ऐड कर दिया, ठीक है, साउथ के अंदर किसी चीज़ को ऐड कर दिया। इस तरीके से जब ये चीज़ों को ऐड कर रहे थे तो फ्रांस को थोड़ा सा पुराने तरीके में ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि कंजर्वेटिज्म लोगों की आइडियोलॉजी थी कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो राइट है, उन सबको प्रिजर्व रखा जाए। और उसी के साथ में उनको जो नेपोलियन की आर्मी थी, ठीक है, जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सारी प्रॉपर्टीज थी, वो पहले से ही बनी बनाई मिल चुकी थी, ठीक है। प्रशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटायर्स व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन द नॉर्दर्न इटली। प्रशिया जो था उसको अपनी टेरिटरी वेस्टर्न में मिलती है, और उसी के साथ में जो ऑस्ट्रिया है उसको नदर्न इटली दिया जाता है। और इन द ईस्ट के अंदर क्या होता है, रशिया जो है उसको पोलैंड दिया जाता है, वाइल प्रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, ठीक है। यानी कि रशिया के पास जो है, रशिया के पास पोलैंड चला जाता है, रशिया के पास क्या चला जाता है, पोलैंड चला जाता है, और वहीं पे जो प्रशिया है उसको थोड़ा सा सेक्सोनी का जो पोर्शन है वो मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि कंजर्वेटिज्म जो रेजिमे थी उनके नए कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो ये लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे, ठीक है, ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म जो था उसको टॉलरेट नहीं करते थे। यानी कि अब थोड़े से ये पावर में आ गए हैं, और पावर में आने के बाद कि किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म है उसको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से अपनी जो रूल है, अपने जो गवर्नमेंट की रूल है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। साथ ही में मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप। अब जब फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है, फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो इस रिवॉल्यूशन की जो न्यूज़ है वो किस तरीके से दूसरे लोगों में पहुंचेगी, तो वो पहुंचेगी या तो न्यूज़पेपर से, या बुक से, या प्लेज, या फिर सॉन्ग से। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर एक तरीके से सेंसरशिप लगा दी गई, सेंसरशिप लगा दिया गया, ठीक है, और कुछ लॉज लेके आगे जो इनको कंट्रोल करेंगे, ताकि ये वाली जो न्यूज़ है वो यहाँ तक अब लोगों के पास में नहीं पहुँचे, ठीक है। ये इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जिसमें आप लिख सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक थे, ठीक है, कुछ सेंसरशिप लगा दी गई थी, कुछ लॉज लेकर आ गए थे कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो फ्रांस है उसकी जो रिवॉल्यूशन की न्यूज़ है, ठीक है, जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी हैं और जो फ्रीडम है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, वो इनमें रिफ्लेक्ट नहीं हो, ठीक है। अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो कंजर्वेटिज्म लोगों के आने के बाद कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि आफ्टर 1815 कंजर्वेटिज्म लोग जो थे वो कहीं ना कहीं पावर में देखने को मिलते हैं, और 1815 में जब ये पावर में देखने को मिलते हैं जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद में ये बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़, जैसे कि यूरोप टू ट्रेन एंड शेयर इंडिया अमंग रिवॉल्यूशनरीज। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जाती है, और उनके अंदर अपने आइडियाज़ जो हैं, अपनी ट्रेनिंग जो है, उनको एक दूसरे से शेयर किया जाता है। दे फोर्ट अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म रेजिम में, दे वांटेड टू मेक नेशन स्टेट। इनका आइडिया क्या था, या इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, एक नेशन स्टेट बनाने की। लेकिन कंजर्वेटिज्म लोग जो थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी, एक तरीके से ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी। अब ये ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी और इनकी आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा फर्क था, लेकिन अभी जो पावर में है वो कंजर्वेटिज्म लोग हैं। तो रिवॉल्यूशनरीज क्या करते हैं, 1815 के बाद में अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और अंडरग्राउंड होने के बाद में अपने आइडियाज़, अपनी ट्रेनिंग्स को शेयर करते हैं एक दूसरे से, और फिर ये इनसे लड़ने की कुछ प्लानिंग्स करते हैं, और उसी के साथ में जो नेशन स्टेट है उसको बनाने की जो डिमांड है उसको अपने पास रखते हैं। फिर जो आते हैं वो आते हैं गिसिप मेजिनी। ये कौन थे, एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, जो कि जेनोआ के अंदर 1807 में इनका बर्थ होता है, ठीक है। ये जो थे वो उसी सीक्रेट सोसाइटी, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि रिवॉल्यूशनरीज जो अंडरग्राउंड हुए थे और उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज बनाई थी, उसी सीक्रेट सोसाइटी का
पार्ट होते हैं। कौन होते हैं? गेसिप मेज़ेनी, ठीक है, जो कि 1807 के अंदर जेनोवा के अंदर इनका बर्थ होता है। फिर ये क्या करते हैं, 24 की एज में जो है सेंट इनटू एक्सेल, यानी कि इनको देश निकाला दे दिया जाता है जो मोनार्कल सिस्टम था उनके थ्रू, क्योंकि 1831 के अंदर जो है वो ये लाइबेरिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये भी रिवॉल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर क्या 24 की एज में जब 1831 के अंदर ये एक रिवॉल्यूशन को अटेम्प्ट करते हैं, तो इसके बाद क्या किया जाता है, इनको एक्साइल कर दिया जाता है, यानी कि देश से बाहर निकाल दिया जाता है। ही सब्सिक्वेंटली फाउंड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज, यंग इटली इन मार्सिलाइस एंड यंग यूरोप, ठीक है। जब ये बाहर निकाल दिए जाते हैं तो फिर ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज, अंडरग्राउंड जो सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं जो रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू बनाई गई होती है, उनको फाउंड करते हैं, जैसे कि मार्शलाइज हो गया यंग इटली के अंदर। ये बिलीव करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी कि इनको इटली जो है वो एज ए यूनाइटेड नेशन चाहिए, ठीक है। और जब यूनाइटेड नेशन चाहिए तो ये कैसे हो गए, एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी हो गए। रिवॉल्यूशनरी जो थे वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, कंजर्वेटिज्म लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। अब मेटरनिक कौन, जिन्होंने बर्बन डायनेस्टी के टाइम पे या फिर जो कंजर्वेटिज्म लोग थे जो ग्रो हुए थे उस टाइम पे क्या किया था, चार ये जो कांग्रेस की मीटिंग्स थी उनको हेल्ड किया था, किसने, चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। और इन मेटरनिक के हिसाब से जो गेसिप मेज़िनी थे वो सबसे बड़े या सबसे खतरनाक दुश्मन है उनके सोशल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो ये गेसिप मेज़िनी थे, एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी के साथ साथ में क्या होता है कि ये जो इटली है उसके यूनिफिकेशन के अंदर बिलीव करते हैं। 24 की एज में इनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है, क्योंकि 1831 के अंदर ये लाइबेरिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन को अटेम्प्ट करते हैं, और मेटरनिक के हिसाब से ये जो उनका सोशल ऑर्डर है, जो कंजर्वेटिज्म लोगों का सोशल ऑर्डर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये इनके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब द एज ऑफ रिवॉल्यूशन आता है। एज ऑफ रिवॉल्यूशन कब आता है, 1830 से लगा करके 1848 तक में। 1830 से 1848 में एज ऑफ रिवॉल्यूशन आता है। एज ऑफ रिवॉल्यूशन में 2 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन होते हैं, एक जुलाई रिवॉल्यूशन होता है और एक ग्रीक रिवॉल्यूशन होता है। जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, जब आप रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ का नाम आ रहा है तो वो आएगा फ्रांस। और उसी तरीके से जो जुलाई रिवॉल्यूशन था वो भी फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 से स्टार्ट होता है। जो बर्बन किंग थे हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, जब हमने कंजर्वेटिज्म लोगों के बारे में पढ़ा था तो हमने समझा था कि जो बर्बन किंग है उनकी पावर को वापस रिस्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। वो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, 1815 के अंदर उनको उनकी गद्दी से हटा दिया जाता है बाय लेबर रिवॉल्यूशनरीज इन जुलाई 1830। यानी कि कंजर्वेटिज्म लोग जो थे वो बर्बन डायनेस्टी के अंदर जो राजा थे उनके रूल को उन्होंने स्थापित किया था। लेकिन फिर जुलाई रिवॉल्यूशन आता है और जो रिवॉल्यूशन का फेज आता है 1830 से 1848 में, उस टाइम पे क्या करते हैं, बर्बन किंग को 1850 के अंदर जो इनका रिएक्शन होता है उसी के साथ में 1830 में उनको उनकी जो गद्दी होती है उससे हटा दिया जाता है। और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है। अब मोनार्की यानी कि रूल ऑफ किंग और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐड की जाती है इस रिवॉल्यूशन के अंदर, जिसमें लुई फिलिप जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इंस्टॉल किए जाते हैं। यानी कि अब क्या होता है, जो बर्बन डायनेस्टी के किंग थे कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, उनको हटा दिया, ठीक है। फिर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि राजा प्लस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और उसी के बाद में जो थे लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप जो है उनको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है वो बनाया जाता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन अपराइजिंग इन ब्रसेल विच लीड टू बेल्जियम सेपरेटिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। और ये जो है वो एक तरीके से ब्रसेल के अंदर स्टार्ट होकर के बेल्जियम और उसके साथ साथ आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जुलाई रिवॉल्यूशन से अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछे आपको तो आपके पास क्या होगा, जुलाई रिवॉल्यूशन जो था
उसमें जो बर्बन किंग थे उनको सबसे पहले हटा दिया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी उन दोनों चीज़ों को ऐड किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के साथ साथ में जो लुई फिलिप थे उनको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब आता है जो ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो ग्रीस जो है, हमने अभी पढ़ा था कि जो यूरोप है आपका, यूरोप जो है वो अलग अलग रीजन्स के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग रीजन्स के अंदर बटा हुआ था। अलग अलग रीजन्स के अंदर बटा हुआ होने का मतलब वहाँ पे अभी कोई भी एक तरीके से यूनाइटेड नेशन नहीं है, और जब यूनाइटेड नेशन नहीं है तो उसी का पार्ट जो है ग्रीस आपका, वो किसका पार्ट था उस टाइम पे, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी तक। 1821 में क्या होता है, रिवॉल्यूशनरीज और जो नेशनलिज्म है उनके अंदर ग्रीक की इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रगल स्पार्क होता है। ठीक है, उसी के साथ में ग्रीक इन एक्साइल एंड मैनी वेस्टर्न यूरोपियन सपोर्ट द मूवमेंट। अब ग्रीक जो है वो, और साथ ही में एक्साइल यानी कि जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो जर्मन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को या इन रिवॉल्यूशनरी को बाहर से पैसा दे करके, बाहर से फंडिंग करके इनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सारे रिवॉल्यूशनरी का एक ही मतलब था कि एक नेशन बनाना है उनको, मोनार्की को एंड करना है। तो ग्रीक रिवॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, 15th सेंचुरी के अंदर जो ग्रीस है आपका, वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होता है। लेकिन 1821 के अंदर जब रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिज्म के अंदर एक स्ट्रगल का जो स्पार्क होता है, और क्यों होता है, वो ग्रीक की इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि एक नेशन बनाने के लिए। ठीक है, और उसी के बाद में जो ग्रीक्स हैं, जो एक्साइल इन मैनी वेस्टर्न यूरोपियन सपोर्टेड द मूवमेंट, जो बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं या रीजन्स हैं उनके अंदर जो ग्रीक्स रह रहे हैं, वो इनको, इन रिवॉल्यूशनरीज को अब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पोइट्स जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड रेल सपोर्ट। अब साथ साथ में जब यहाँ से इनको फंडिंग मिल रही है और ये फंडिंग के थ्रू इनको सपोर्ट मिल रहा है, उसी में जो पोइट्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो भी अपना सपोर्ट दिखाते हैं अपनी पोइट्री के थ्रू, अपना जो आर्ट है उसके थ्रू। इन सब लोग जो हैं वो ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए इनको सपोर्ट दिखाते हैं। लॉर्ड बायरन जो थे वो भी फंड रेस करते हैं, और कई वार भी लड़ते हैं, लेकिन वो फीवर की वजह से 1824 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यानी कि लॉर्ड बायरन का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड बायरन किससे रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीक रिवॉल्यूशन से। क्या करते हैं, तो फंड्स को रेस करते हैं, ठीक है, और वॉर भी लड़ते हैं, लेकिन डाइंग ऑफ फीवर इन 1824 में फीवर की वजह से, बुखार की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट। और कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी होती है 1832 के अंदर, उससे जो ग्रीस है उसको इंडिपेंडेंट जो है वो मिल जाती है। यानी कि रिवॉल्यूशनरी फेज के अंदर 1830 से 48 के अंदर जो कंजर्वेटिज्म लोग हैं वो एक बार पीछे जाते हैं। फिर जुलाई रिवॉल्यूशन आता है जिसमें बर्बन डायनेस्टी के जो किंग हैं उनको हटाया जाता है। वो सारी चीज़ों के बाद जो ग्रीक रिवॉल्यूशन होता है वो आता है, जिसमें 15th सेंचुरी तक ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, लेकिन फिर रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिज्म के अंदर जब इंडिपेंडेंस का और स्ट्रगल का स्पार्क होता है, तो उसी के साथ में जो ग्रीक्स, जो कि बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक्साइल हैं, ठीक है, यानी कि जो फंड दे रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पोइट्स जो हैं, आर्टिस्ट जो हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के सब के चलते जो लॉर्ड बायरन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसी के साथ में कॉन्स्टेंटिनोपल की एक ट्रीटी होती है 1832 के अंदर, और फिर जो ग्रीस है उसको इंडिपेंडेंस या वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या होती है, कई बार जो है वो नेशनल फीलिंग जो है या नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो सिर्फ वेपन्स उठा करके नहीं दिखाया जाता। कई बार जो है वो नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो इमोशंस के थ्रू, इंस्टिंक्ट्स के थ्रू और मिस्टिकल फीलिंग के साथ भी लड़ा जाता है। तो इन लोगों का जो आइडिया था वो क्या था कि सिर्फ वेपन्स उठा करके, लड़ाई करके, किसी को मार के ही नेशन के लिए जो है वो फीलिंग नहीं दिखाई जाती, जबकि इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं नेशन के लिए फीलिंग दिखाने का एक तरीका हो सकते हैं। दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कल्चर हेरिटेज एज द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। और ये क्या करते थे कि जैसे शेयर्ड कल्चर का जो सेंस है या फिर शेयर्ड हेरिटेज है या फिर जो फाउंडेशन ऑफ नेशन है, उसको, इन सब चीज़ों को भी मिला करके जो है वो एक तरीके से नेशन के लिए
हेल्प की जा सकती है, या नेशनलिज्म का जो आइडिया है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसके लिए हेल्प की जा सकती है। ये जो था वो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशन फीलिंग का एक पार्ट है। ठीक है। जॉन गॉटफ्री हर्डर, अ जर्मन रोमांटिक फिलोसोफर जो थे, मतलब ये नाम है, एक जर्मन रोमांटिक फिलोसोफर थे। वो क्या बिलीव करते थे कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, ठीक है, वो आपको वहाँ के कॉमन लोगों के अंदर देखने को मिलेगा, और उन कॉमन लोगों को उस टाइम पे दास वोक कहकर पुकारा जाता था, या दास वोक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यानी कि फोकलोर सच एज फोक सॉन्ग्स, पोइट्री एंड डांस वाज कलेक्टेड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द नेशन। यानी कि सिर्फ वेपन्स के थ्रू, सिर्फ वेपन्स के थ्रू या लड़ाई करके, कोई वॉर को लड़ करके, किसी को मार करके, सिर्फ नेशन के लिए जो फीलिंग है या नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। आपके पास और भी बहुत सारे चीज़ हो सकती हैं जिससे आप नेशन की स्पिरिट को बता सकते हैं, और वो क्या था, एक इमोशन होता है, एक इंस्टिंक्ट होता है। ठीक है। जैसे कि आप शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं, उसी के साथ में आप फोक सॉन्ग्स, पोइट्री, डांस के थ्रू, इन सभी चीज़ों के थ्रू आप जो है वो कलेक्टेड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द नेशन, नेशन के लिए आप इस इन सब चीज़ों को एड करके भी जो स्पिरिट है, जो नेशनलिज्म का आइडिया, उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। रोमांटिसिज्म एक वर्ड है, और उसका क्या मतलब होता है, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट एम टू डेवलप अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। यानी कि एक तरीके का एक कल्चरल मूवमेंट, ठीक है, जो कि ये एम करता है कि आप एक तरीके की नेशनलिस्ट फीलिंग को स्पेसिफिक तरीके से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हेडिंग है आपकी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके चैप्टर के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या थी, तो उसमें आप बता सकते हैं कि हर बार जो है वो वेपन्स और वार के थ्रू नेशन की स्पिरिट को नहीं बताया जा सकता। आप इन सारी चीज़ों को पोइट्री के थ्रू, आर्ट के थ्रू, ठीक है, डांस के थ्रू, कल्चर के थ्रू, इन सब को भी ऐड करके एक स्पेसिफिक जो है स्पिरिट नेशन के लिए बता सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या थी, जिस तरीके से हमने कंजर्वेटिव लोगों के बारे में पढ़ा कि उन्होंने फ्रांस जो थी उसकी टेरिटरी को ऐड किया था, तो जो आपका पोलैंड था, ठीक है, जो आपका पोलैंड था वो किसके अंडर में चला गया था, रशिया के अंडर में चला गया था। अब रशिया के अंडर में जाने के बाद जो रशियन थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो ये क्या करते हैं कि उन नेशनलिस्ट लोगों को, या जो पोलैंड के लोग थे, उनको पॉलिश लैंग्वेज बोलने के लिए, पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे कि स्कूल्स हो गया जो है, या फिर कोई भी और ऑक्यूपेशंस हैं, तो वहाँ पे आपको रशियन बोलनी है, ना कि पॉलिश बोलनी है। अब ये लोग जो हैं वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करते थे, और यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रशियन को हर जगह इम्पोज करना चाहा। तो इस वजह से भी, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की वजह से भी किसी में नेशनलिज्म की फीलिंग आ सकती है। बस यही समझाया इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। जैसे कि 1831 के अंदर एक आर्म रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टू प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। ठीक है। मतलब कि एक आर्म रेबेलियन होता है रशियंस के खिलाफ, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रश हो जाता है, वो जो है वो फॉलो अप नहीं किया जाता। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब रशियन लोग जो हैं वो पावरफुल हैं और इनको पॉलिश लैंग्वेज बोलने से रोकते हैं, तो उन सब के चलते क्या होता है, जो लोग हैं वो इस लैंग्वेज को ही अपना हथियार बना लेते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज है उसी को नेशनल रेजिस्टेंस के तौर पे वेपन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। जो पॉलिश है वो चर्च गैदरिंग के अंदर और जो भी दूसरे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थी वहाँ पे यूज़ की जाने लगी, और एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स जो थे उनको रशिया के अंदर एक जगह है साइबेरिया, वहाँ पर भेज दिया जाता है। और जो गवर्नमेंट है वो इनको फिर वहाँ पे पनिश करती है, और इनकी जो प्रीच होती है उसको रशियन के अंदर प्रैक्टिस करने से मना कर दिया जाता है, और इनको पनिश किया जाता है। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और इसी तरीके से जो पॉलिश थे वो एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल, यानी कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के लिए भी रशियन का जो डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट में है, और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हुए जो है वो एक तरीके से नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसको इन लोगों ने फॉलो किया।
तो रिवॉल्ट के टाइम पे जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो सबसे पहले तो यहाँ से भी देखने को मिलता है कि आप पोइट्री, आर्ट, डांस, कल्चर इन सब के थ्रू भी नेशन की स्पिरिट को बता सकते हैं। और साथ ही में जो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस थी, जो कि रशियन ने पोलैंड के ऊपर एक तरीके से डिमांड किया, डोमिनेंस किया कि आप इन चीज़ों को वहाँ पे नहीं बोल सकते, ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, उसी के साथ में जब चर्च और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाने लगी, तो रशियन जो थे उन्होंने प्रीस्ट और बिशॉप्स को जो थे साइबेरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, फिर वहाँ पे उनको पनिशमेंट दी। ये सारी चीज़ों के चलते जब है तो पता चलता है कि लैंग्वेज जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती है नेशनलिज्म के आइडिया में। अब हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, जब भी रिवॉल्ट आपको देखने को मिलता है किसी कंट्री के अंदर, रिवॉल्ट देखने को मिलता है, तो रिवॉल्ट के बाद में आपको उसके बहुत सारे कोजेस भी देखने को मिलते हैं। और ये कोजेस कैसे हो सकते हैं कि क्या होता है 1830 के अंदर जो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप थी वो यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि अब ये सारा फेज कौन सा चल रहा है, रिवॉल्ट का चल रहा है। ठीक है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, कभी कंजर्वेटिज्म लोग आ रहे हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, पीजेंट्स हैं, मिडिल क्लास हैं, ठीक है, कोई पावर में है, कोई पावर में नहीं है। इन सब के चलते 1830 के अंदर एक बहुत ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है यूरोप के रीजन्स के अंदर। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज पॉपुलेशन आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से माइग्रेट करके स्लम्स की तरफ, और सिटीज़ जो हैं वो ओवर क्राउडेड हो जाती है। यानी कि जब रिवॉल्ट चल रहा है तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो हमको पता चलता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। रिसोर्सेज जब कम होंगे तो जो चीज़ें हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाएंगी। ठीक है, और इसी का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो रूरल एरिया के लोग थे वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस टफ कंपटीशन। जो टाउन के अंदर स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि कुछ छोटा सा बिजनेस चला के अपना जो जीवन है वो चला रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन को फेस करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, चीप मशीन मेड गुड्स फॉर इंग्लैंड ड्यू टू देयर एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस वाज स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए तब तक इंग्लैंड के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस आ गई थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया था। तो फिर जो इम्पोर्ट था वहाँ पे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चीप मशीन्स जो थी वो गुड्स जो था इंग्लैंड के लिए उसको बनाना स्टार्ट कर देता है। और इन्हीं सब के चलते जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन के अंदर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जो पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। अब पीजेंट जो थे वो तो सोसाइटी के सबसे नीचे की तरफ रह रहे थे, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था और फ्यूडल सिस्टम के अंदर उनके ऊपर फ्यूडल ड्यूज थे, तो उनके ऊपर तो पहले से ही बर्डन बना हुआ है पीजेंट्स के ऊपर। ठीक है, अलग अलग तरीके से ऑब्लिगेशंस लग रहे हैं, फूड की प्राइसेस जो हैं वो राइज हो रही हैं। ठीक है, और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री। और इन्हीं सब के चलते एक साल ऐसा भी आता है जहाँ पे हार्वेस्ट जो है, यानी कि फसल जो है वो अच्छी होती नहीं है, और इसी के चलते जो है वो एक बहुत ज़्यादा गरीबी जो है वो एक कंट्री के अंदर फैल जाती है। यानी कि रिवॉल्ट के चलते क्या क्या चीज़ें हमारे सामने इंट्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले तो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप होती है। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में, यानी कि अब लोग क्या है, रिवॉल्ट हो रहा है तो कोई इस टेरिटरी से इस टेरिटरी पे, इस टेरिटरी से इस टेरिटरी पे आ रहा है, माइग्रेट हो रहे हैं, तो कहीं के लोग कहीं पे, कहीं के लोग कहीं पे, तो एक पर्टिकुलर जगह पे जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ का जो रिसोर्सेज था वो क्या हो गया, कम हो गया। रिसोर्सेज कम होने के साथ साथ में जो लोग थे वो रूरल एरिया से स्लम्स की तरफ, और सिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसी के साथ में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे टाउन के, उसी के साथ में जो इम्पोर्ट था, ठीक है, इम्पोर्ट था, उसी के साथ में जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया
तो जो मशीन्स थी वो गुड्स बना रही थी इंग्लैंड के लिए, ठीक है, सस्ती मशीनें जो हैं वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन चीज़ों में हेल्प कर रही थी। तो जो प्रोड्यूसर्स थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनमें जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्स जो थे उनकी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और उसी के साथ में जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे, उनके अंदर एक अलग ही स्ट्रगल चल रहा है। जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड्स का एक तो बर्डन है उनके ऊपर, ऑब्लिगेशंस का बर्डन है, उसी के साथ में उनकी जो फूड प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, ठीक है, यानी कि उनके पास जो खेती हो रही है उसकी जो प्राइस मिल रही है वो बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। और उसी के साथ में एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर अगर बहुत अच्छी खेती नहीं होती है तो फिर ये सारी चीज़ों के चलते एक वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो जाती है पूरी कंट्री के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। मतलब किस तरीके से रिवॉल्ट जो है वो भूख है और ये हार्डशिप बढ़ाता है लोगों की, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से समझते हैं, ठीक है। अब आता है रिवॉल्ट ऑफ 1848, जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, और फूड की शॉर्टेज हो जाती है। फूड की शॉर्टेज कैसे हुई थी? क्योंकि खेती सही से नहीं हो रही थी, फ्यूडल ड्यूज जो थे, ऑब्लिगेशंस जो थे वो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो वो क्या करता है कि वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको पेरिस की स्ट्रीट पे लाकर खड़ा कर देता है। यानी कि अब ये सारे लोग जो हैं वो पेरिस की स्ट्रीट पे आके रिवॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं। बैरिकेड्स जो होते हैं, लुई फिलिप कौन? किंग, उसके वहाँ पे जो बैरिकेड्स लगे होते हैं उनको हटा देते हैं और उसको फोर्स टू फ्ली यानी कि उसको वहाँ से हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। यानी कि अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ गई है और पॉवर्टी बढ़ने के साथ में फूड का शॉर्टेज हो गया है। फूड का क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया। फूड शॉर्टेज के साथ में क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पीक पे है। तो ये जिन जिन लोगों के साथ में हुआ वो 1848 के टाइम पे क्या करते हैं, पेरिस की स्ट्रीट पे इकट्ठा होते हैं और लुई फिलिप के वहाँ पे जो महल होता है उसके आगे जो बैरिकेड्स लगे होते हैं उनको क्रैक करके यहाँ पे जो किंग होता है उसको यहाँ से हटने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? रिपब्लिक वाज डिक्लेयर्ड, ठीक है। वोटिंग राइट्स वर गिवन ऑल मैन ओवर 21 ईयर्स और गारंटीड द राइट टू वर्क। और इन सब के चलते जब ये रिवॉल्ट होता है 1848 के अंदर, तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? एक तो रिपब्लिक डिक्लेयर्ड हो जाता है, जो वोटिंग के राइट्स होते हैं वो सभी लोगों को 21 ईयर्स से जो भी अबव हैं उनको सभी को वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं और सभी को राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार जो होता है वो मिल जाता है या फिर गारंटी मिल जाती है, ठीक है। अब आता है रिवॉल्ट ऑफ 1845। एक रिवॉल्ट और आता है, 1848 का पढ़ा अभी हमने, 1845 का रिवॉल्ट जो है वो आता है और ये किन के बीच में था? कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में और जो कॉटन के वीवर्स थे, ठीक है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर्स और जो कॉटन के वीवर थे उनके बीच में ये रिवॉल्ट जो है वो हमको देखने को मिलता है। अब ये किस तरीके का रिवॉल्ट था? यानी कि 1845 में सिलेसिया विलेज के अंदर ये रिवॉल्ट होता है और ये रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट में होता है? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में होता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसको दे करके कॉटन वीवर से अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं और एक प्राइस को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इतने पैसों में इतना काम करके आपको देना है। लेकिन जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो पेमेंट देने से मना कर देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा हंगर चल रहा है, हार्डशिप चल रही है, रिवॉल्ट चल रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो इन सब के चलते वो जो है वो उनकी पेमेंट रिड्यूस कर देते हैं और इन सब के चलते जो है वो क्राउड ऑफ वीवर्स यानी कि वीवर्स लोगों का जो ये कॉटन का काम करते थे उनका पूरा एक ग्रुप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के जो मेंशंस होते हैं उनके अंदर हाई वेजेस यानी कि अपने पैसे लेने के लिए या अपने काम के लिए जो अच्छा दाम है उसके लिए लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं या डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनकी जो जान पहचान है वो मोनार्कियल लोगों से है, जो बड़े सोसाइटी के एरिस्टोक्रेट्स जो लोग हैं उनके साथ में है। तो फिर जो इन कॉटन वीवर्स का जो रिवॉल्ट होता है वो पूरी तरीके से
सही नहीं हो पाता है। और आउटकम व्यूअर्स डिमांड नॉट कंसिडर्ड, मतलब कि उनकी जो डिमांड्स होती है उनको कंसिडर्ड ही नहीं किया जाता। कॉन्ट्रैक्टर वर ट्रीटेड विथ स्कॉन एंड थ्रेट्स, वो उनको धमकियां देते हैं और वहाँ से हटा देते हैं एक तरीके से। और उसी के साथ में जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो जो 11 कॉटन वीवर्स होते हैं या 11 लोग जो उस रिवॉल्ट के अंदर होते हैं उनको गोली मार दी जाती है। यानी कि 1845 का रिवॉल्ट अगर आपसे पूछे तो किन दो लोगों के बीच में हुआ, एक तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके बीच में और एक जो कॉटन वीवर्स थे उनके बीच में। कॉटन वीवर्स की डिमांड क्या थी, जो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉटन वीवर्स को काम दिया है वो काम की इक्वल वेजेस या जो हाई वेजेस थी वो नहीं मिल रही थी। इसी वजह से जो कॉटन वीवर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के मेंशंस के बाहर में क्या कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो हाई सोसाइटी के क्लास के लोगों को जानते हैं और इसी वजह से उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता। उनकी डिमांड जो है उनको कंसिडर्ड ही नहीं किया जाता। उनकी डिमांड जब कंसिडर्ड नहीं होती है फिर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कॉटन वीवर्स को थ्रेट देते हैं, धमकियां देते हैं, उनको मार के वहाँ से भगा देते हैं। और उसी के बाद में जो वहाँ पे चीज़ें चल रही होती है उसी में जो है वो 11 लोगों को गोली मार दी जाती है। ठीक है, तो ये था 1845 का रिवॉल्ट। ठीक है, 1845 के रिवॉल्ट के बाद 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब लिबरल्स कौन थे, मिडिल क्लास लोग थे। मिडिल क्लास यानी कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे होता है, इंग्लैंड में। 19 सेंचुरी के अंदर फ्रांस और जर्मनी के अंदर होता है। और जब मिडिल क्लास हमारे सामने इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो लिबरलिज्म के आइडिया पे या लिबरलिज्म के कंसेप्ट पे जो है वो नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं। और अब 1848 के अंदर जो लिबरलिज्म लोग हैं या जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनका रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। तो जो पीजेंट्स का रिवॉल्ट चल रहा था, जो अंडर एम्प्लॉयड लोगों का रिवॉल्ट चल रहा था, यानी कि जो बेरोजगार जो किसान है उनका जो रिवॉल्ट चल रहा था, उसी के साथ साथ में 1848 में जो है वो मिडिल क्लास जो है वो भी इस रिवॉल्ट का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, 1848 के अंदर जो वहाँ के मोनार्क होते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अब रिवॉल्ट इतना बढ़ चुका है, एक तो यहाँ पे मिडिल क्लास लोग, ठीक है, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो कौन लोग, मिडिल क्लास। ठीक है, उसी के साथ में पीजेंट्स भी हैं, उन्हीं के साथ में पीजेंट्स भी हैं, और उन्हीं के साथ में जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, ये तीनों 1848 के अंदर जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। 1848 के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं। और इन रिवॉल्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, यानी कि जो मोनार्क है उसको वहां से हटा दिया जाता है। रिपब्लिक वाज डिक्लेयर्ड, यहाँ पे मोनार्क हट गया तो रिपब्लिक को डिक्लेयर कर दिया जाता है और जो भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। मिडिल क्लास लिबरल्स जो थे यूरोप के अंदर, यानी कि जर्मनी, इटली, ठीक है, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के, वो डिमांड करते हैं नेशनल यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल का। यानी कि 1848 के अंदर जब रिवॉल्ट होता है और जो मोनार्क हैं उनको हटा दिया जाता है, मोनार्क का एब्डिकेशन हो जाता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, रिपब्लिक घोषित हो जाता है। ये है वो पूरी तरीके से गणतंत्र घोषित हो जाता है। रिपब्लिक घोषित होने के बाद जो मिडिल क्लास लोग हैं इन रीजन्स के, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, ये क्या करते हैं, एक नेशनल यूनिटी की और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की जो है वो डिमांड करते हैं। 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स में ये चीज़ें हमने अभी समझी। अब क्या होता है कि मे रिवॉल्यूशन आता है, यानी कि हमने समझा था यूरोप के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एक कंट्री नहीं थी, सब अलग अलग रीजन्स के अंदर बटे हुए थे। तो यहाँ पे आता है एक जर्मन रीजन। तो ये लोग क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, जो बिजनेसमैन थे और जो प्रॉस्पेरस आर्टिशंस थे, वो क्या करते हैं, फ्रैंकफर्ट के अंदर जमा होते हैं। फ्रैंकफर्ट यानी कि एक तरीके से ऐसी असेंबली थी जहाँ पे मिडिल क्लास लोग जो थे, वर्किंग क्लास प्रोफेशन, बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिशंस जो थे, वो इकट्ठे होते हैं और वोट करते हैं एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। यानी कि प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जब मोनार्क यहाँ से हट गया, रिपब्लिक यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो गई है, तो अब जो नेशनल असेंबली है उसको बनाने के लिए मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, प्रॉस्परस आर्टिशंस जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं इस तरीके से और वोट करते हैं। वोट करने के बाद 18 मई को ये इकट्ठे होते हैं, 18 मई 1848 को। ठीक है, और कितनी 831 जो है, 831 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं सेंट पॉल चर्च के अंदर, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर थी।
यानी कि क्या होता है, मोनार्क सिस्टम जैसे ही हटा, रिपब्लिक उन्होंने डिक्लेयर कर दी, और रिपब्लिक डिक्लेयर करने के बाद जो जर्मन है, यानी कि जर्मनी को बनाने के लिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, ये सब लोग अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी कि जो इमेज में आप देख रहे हैं उसके अंदर इकट्ठे होते हैं 18 मई 1848 को, और 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है जर्मन नेशन के लिए विद अ मोनार्की कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट, यानी कि ये एक तरीके का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जिसमें मोनार्की तो होगी, लेकिन मोनार्की जो है वो वहाँ की पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल की जाएगी, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होगी, और मोनार्की थोड़ी सी जब भी काम करेगी तो थोड़ा सा पार्लियामेंट के अंडर रहकर काम करेगी। ठीक है, किंग फेडरिक विलियम जो थे फोर्थ ऑफ प्रशिया रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क इन अपोजिंग द असेंबली। अब जब यहाँ के लोगों ने, या जो मिडिल क्लास प्रोफेशन बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने ये सजेशन जो है वो दिया कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है जिसमें मोनार्की जो है वो पार्लियामेंट के साथ में या पार्लियामेंट के अंडर में काम करेगी, तो वहाँ के जो किंग थे वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि मोनार्की सिस्टम में उनके पास पावर है। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है। तो जब ये आइडिया इनको मिला तो इन्होंने दूसरे भी जो मोनार्क्स थे उनको इकट्ठा करके इस असेंबली का अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ये जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने 18 मई 1848 को इलेक्ट किए थे, इन सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेसी थे और मिलिट्री ग्रू स्ट्रॉन्गर इन देयर अपोजिशन टू द पार्लियामेंट। अब जो एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि वेल्दियर पीपल ऑफ द सोसाइटी जो थे, जो मिलिट्री थी, वो इन सब लोगों के अपोज में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थी, और इसी वजह से इनका ये जो सिनेरियो था जर्मनी को फ्री करने का या यूनाइटेड नेशन बनाने का, ये कंसेप्ट पूरी तरीके से फेल हो जाता है। दे इग्नोर्ड वर्कर्स। अब इन सब के चलते इनको आज़ादी मिल जाती। ये अपना जो यूनाइटेड नेशन था उसका प्रिंसिपल जो था कि इनका यूनाइटेड नेशन बनाना है इनको, ये यूनाइटेड नेशन बना चुके थे। ठीक है, और बहुत पास में पहुंच चुके थे उस प्रोसेस के, लेकिन ये फिर भी फेल कर जाते हैं, और ये फेल करने के पीछे इनका रीजन क्या था कि इन्होंने जो है वो वर्कर्स जो थे, जो आर्टिशंस थे, जो गरीब लोग थे, जो सोसाइटी के जो एक थर्ड कैटेगरी थी, एरिस्टोक्रेट्स, मिडिल क्लास और पीजेंट्स, तो उनमें जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे, जो आर्टिसंस थे, उनको इकट्ठा ही नहीं किया, उनको इन सारी चीज़ों के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है, तो इनका जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं वीक हो गया। ये सिर्फ मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो थे, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस जो थे, जो लैंड को अक्वायर करते थे या जो बहुत अच्छी कंडीशंस में थे, उन्हीं लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर ये सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फिर ये पार्लियामेंट बनाते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है, का आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर जो किंग होते हैं, किंग फेडरिक, वो अपनी पावर को कैसे दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मोनार्क के सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, इसका अपोज करते हैं और उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और इसका फेलियर होने का रीज़न क्या था कि वहाँ पे जो मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी थी वो तो पावर में थी, लेकिन ये लोग सिर्फ इतने ही थे, इन्होंने वर्कर और आर्टिशंस को वहाँ पे एड ही नहीं किया था। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज डिसॉल्व्ड। और लास्टली जब फेल हो गया था तो फिर क्या होता है कि ट्रूप्स को बुलाया जाता है, यानी कि मिलिट्री पुलिस को जो बुलाया जाता है, और उसी के साथ में जो ये असेंबली इन्होंने बनाई थी इतनी मेहनत से, उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से इसका यहाँ पे दी एंड हो जाता है। यानी कि इनकी जो नेशनलिज्म की जो थॉट था, इनका जो नेशनलिज्म का आइडिया था कि हम इस तरीके से एक देश को बनाएंगे, वो पूरा यहाँ पे ड्रॉबैक हो जाता है, उस फेल हो जाता है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लेकिन लिबरलिज्म लोग जो थे, लिबरल लोग जो थे, उन्होंने जब इस तरीके की रिवॉल्यूशन को, इस तरीके के रिवॉल्यूशन को किया, तो उसके अब इफेक्ट्स भी देखने को मिल गए थे। यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी, यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स कौन थी, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करती थी, ठीक है, जो चर्च को रखने के, मोनार्क को रखने के, ठीक है, यानी कि जो राइट्स थे प्रॉपर्टी के उनको प्रिजर्व रखने की बात करती थी, उनको ये लगने लग गया था और कि अब जो है वो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो मोनार्क थे उनको ये पता चल गया था कि जो रिवॉल्यूशन की साइकिल है उनको किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हर बार रिवॉल्ट हो रहे हैं, ठीक है, हर बार क्या हो रहा है, रिवॉल्ट हो रहा है, और हर बार रिवॉल्ट जो है
वो फेल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब क्या होता है, जो बड़े लोग हैं, जो कंजर्वेटिज्म लोग हैं या जो पावर के अंदर हैं, वो क्या करते हैं, वही लोग जो है वो नेशन की जो डिमांड है इन लोगों की, उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि 1848 के बाद में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे, वो क्या करते हैं, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस। यानी कि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे उस टाइम पे, जो पावर में थे, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को फॉलो करते थे, वो सब लोग क्या करते हैं कि कुछ चेंजेस को स्टार्ट करना, कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, जैसे कि सर्फडम था या फिर जो बाउंडेड लेबर्स था, उनको एबॉलिश किया जाता है। कहाँ पे, हैम्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया के अंदर। जैसे कि रशिया के अंदर जो पॉलिश, पोलैंड के लोग थे जिनको पॉलिश बोलने से रोका गया था, जो प्रीस्ट थे, जो बिशप्स थे, उनको पनिशमेंट दी गई थी। ये सारी एक्टिविटी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, वो हैम्सबर्ग एम्पायर या हैम्सबर्ग का जो डोमिनियन था, और जो रशिया के अंदर लोग थे, उनको जो सेफ्रडम जैसे टैक्स था, मतलब जो अभी हमने फ्यूडल सिस्टम के अंदर पढ़ा, और जो बाउंडेड लेबर का कॉन्सेप्ट था, इन सारी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं बंद किया गया और कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया गया। अब आता है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। पूरे चैप्टर में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के अंदर हमेशा इन दोनों चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1848 के बाद में क्या हुआ कि कंजर्वेटिज्म जो है वो अब खुद प्रमोट कर रहे हैं नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म के आइडिया को, और पावर एंड डोमिनेट यूरोप। ठीक है, यानी कि नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे, यूरोप को डोमिनेट करने के लिए और अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। जैसे कि यूरोप के अंदर बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म है, वो उन्होंने ये सोचा कि जब इस तरीके के आइडिया को, नेशनलिज्म के आइडिया को हम प्रमोट करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इन सारी टेरिटरीज को भी मार्क करके अपना जो पूरा एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो कंजर्वेटिज्म लोग हैं उनके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। पावर आ जाएगी, साथ में जो उनका डोमिनेंस है यूरोप के अंदर वो बढ़ेगा। तो उनका फोकस जो था वो पावर पे था, लिबरल्स के आइडिया पे नहीं था। यानी कि उन्होंने सर्फडम जैसे बाउंडेड लेबर्स, इन सारे कंसेप्ट को हटाया तो सही, लेकिन उसी के बाद में जो उनका फोकस था वो किस पे था, पावर पे था। जो उनके लिबरल्स आइडिया थे लोगों के, मिडिल क्लास के, कॉमन मैन के, वर्किंग क्लास के, उनके लिबरल आइडियाज पे नहीं था, उनका फोकस पावर पे था। अर्लियर मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1948 tried to unite the different region of Germans into nation state was repressed monarchy militaries। ठीक है, यानी कि जो अब कंजर्वेटिज्म लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन लिबरल लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लिबरल लोगों की हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं कि जो सेफ्रडम जैसे जो टैक्स सिस्टम था, सेफ्रडम जैसा टैक्स सिस्टम था, या फिर जो बाउंडेड लेबर जैसा टैक्स सिस्टम था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने हटाया, लेकिन अपनी पावर को ग्रो करने के लिए, अपनी पावर को ग्रो करने के लिए बनाया, उनके लिबरल आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए नहीं बनाया था। ठीक है, अब आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पिछली स्लाइड्स में जैसे हमने देखा कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो पूरी फ्रैंकफर्ट के अंदर जो पार्लियामेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अब जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, इसकी पूरी लीडरशिप रशिया करता है, और प्रशिया के अंदर जो वहाँ के चीफ होते हैं, चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, जिनकी फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो इस गोल को अचीव करने का टारगेट लेकर आगे बढ़ते हैं कि जर्मनी को जो है वो यूनिफाइड किया जाना चाहिए, एक नेशन बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रशियन आर्मी और प्रशियन की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी हेल्प से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ओटो वन बिस्मार्क, वो क्या करते हैं, 3 लड़ाइयाँ लड़ते हैं 7 साल के अंदर, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से एंड फ्रांस से, और उसमें ये प्रशियन जो है वो विक्ट्री होती है इनकी। यानी कि 3 लड़ाइयाँ होती हैं 7 साल के अंदर, किन किन से, एक तो ऑस्ट्रिया से, एक डेनमार्क से और एक फ्रांस से, और इन्हीं का रिजल्ट क्या निकलता है, जो प्रशियन होते हैं वो जीत जाते हैं एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। यानी कि अब जो है पावर खत्म हो चुकी है और यूनिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यूनिफिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, कौन स्टार्ट करता है, ओटो वन बिस्मार्क स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, 3 वॉर्स को लड़ते हैं 7 साल के अंदर,
जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से इनकी लड़ाई होती है, लेकिन एंड में ये जीत जाते हैं, ठीक है, और यूनिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है उसको कंप्लीट करते हैं। इन जनवरी 1871 विलियम वन द किंग ऑफ प्रशिया वाज डिक्लेयर्ड द जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी एट वर्सलाइस, ठीक है, यानी कि एक सेरेमनी होती है, उसके अंदर जो विलियम वन होते हैं जनवरी 1871 के अंदर, वो यूनिफिकेशन के बाद में जर्मन किंग या जर्मन एम्परर के तौर पे डिक्लेयर किए जाते हैं। न्यू जर्मनी जो है वो हैवी इन्फ्लुएंस बाय द आइडियाज ऑफ रशिया, नया जर्मनी जो होता है वो रशिया के बहुत सारे आइडियाज से इन्फ्लुएंस होता है, तो उसी के साथ में वो अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करता है। कैसे चेंजेस करता है? जैसे कि मॉडर्नाइजिंग, ठीक है, फिर करेंसी को इम्प्रूव करता है, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है और यूनिफॉर्म लॉज को इम्प्रूव करता है। यूनिफॉर्म लॉज, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी इम्प्रूव करता है और साथ में मॉडर्नाइजिंग करता है। यानी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था? जो प्रशिया था वो लीडरशिप कर रहा था, ठीक है, प्रशिया लीडरशिप कर रहा था। प्रशिया के जो सीएम होते हैं ओटो एंड बिस्मार्क, वो क्या करते हैं, 3 लड़ाइयाँ लड़ते हैं ऑस्ट्रिया से, फ्रांस और डेनमार्क से। कितने सालों के अंदर? 7 सालों के अंदर ये 3 लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ठीक है। और 3 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जो प्रशियन है उनकी विक्ट्री होती है। विक्ट्री के बाद एक सेरेमनी होती है। सेरेमनी कब होती है? जनवरी 1871 के अंदर, जिसमें एम्परर कौन बनाए जाते हैं? विलियम वन बनाए जाते हैं। और इसी के साथ में जब वो प्रशिया के आइडिया बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो मॉडर्नाइजिंग, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, करेंसी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं और साथ में यूनिफॉर्म्स लॉ जो होते हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं, ठीक है। अब आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या था? ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के टाइम पे क्या था? इटली जो था वो 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था, जिसमें से सार्डिन या पिडमॉन्ट जो था वो ही एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे इटालियन बोली जाती थी। यानी कि ये मैप के अंदर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन सार्डिन या पिडमॉन्ट जो था वही एक ऐसा देश था जहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। कितने स्टेट्स के अंदर डिवाइड था ये? 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था। आफ्टर द सीरीज ऑफ फेलियर ऑफ मैजिनी, गेसिप मैजिनी जो थे वो फर्स्ट में इटली के यूनिफिकेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन जब उनका फेलियर हो जाता है तो जो किंग विक्टर इमानुअल होते हैं वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं? इटली की यूनिफिकेशन के लिए। कैसे स्टार्ट करते हैं? वॉर्स की मदद से, यानी कि अब लड़ाई लड़ेंगे और यूनिफिकेशन ऑफ इटली की प्रोसेस को पूरा करेंगे। Cavour, the CM, through his tactful diplomatic alliance with France, he succeeded in defeating Austrian force in 1859। और इन सब वॉर्स के चलते जो है वो ऑस्ट्रियन फोर्स को 1859 के अंदर हराते हैं अंडर द लीडर ऑफ गेसिप गार्बिल्डी, ठीक है। द आर्म वॉलेंटियर मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू स्लाइस एंड succeed in winning of the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rule in 1860। Hence Italy got unified in 1861। यानी कि अब क्या होता है, जिस तरीके से जर्मनी के अंदर ओटोमन बिस्मार्क जो है वो सीएम के तौर पे काम करते हैं और 3 वॉर्स को लड़ते हैं ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क से, उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक ये रीजन होता है जो इटालियन लैंग्वेज को यूज़ करता है। बाकी ये अलग अलग तरीके से 7 जो स्टेट्स होते हैं उनके अंदर क्लासिफाइड होता है। 7 स्टेट के अंदर क्लासिफाइड होने की वजह से जो यहाँ के सीएम होते हैं कैवर, ठीक है, वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। डिप्लोमेटिक आइडियाज़ को फॉलो करने के बाद वॉर्स पे जाते हैं और इन वॉर्स को करने के बाद ये जो ऑस्ट्रियन फोर्स होती हैं 1859 के अंदर उनको हरा देते हैं, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रियन फोर्स जो हैं वो अभी यहाँ पे पावर में है और इनको हटाने के बाद, ऑस्ट्रियन फोर्स को हटाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रियन फोर्स हटेगी और उसके बाद जो इटली की प्रोसेस है यूनिफिकेशन की वो कंप्लीट होगी। और इन्हीं सब के चलते वॉर्स के लड़ते इन 7 स्टेट्स को इंक्लूड करके यूनिफाइड करने के चलते जो है 1861 के अंदर, यानी 1861 का ईयर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 1861 के ईयर के अंदर जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है वो कंप्लीट होता है और वहाँ पे जो यूनिफाइड इटली अब बन जाता है तो जो किंग विक्टर इमानुअल होते हैं उनको वहाँ का किंग बना दिया जाता है। जैसे कि जर्मन के अंदर यहाँ पे हमने पढ़ा था विलियम वन को वहाँ का एम्परर बनाया जाता है, उसी तरीके से इटली के अंदर 1861 में यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में जो है आपके इमानुअल सेकंड जो है
वो और किंग विक्टर इमानुएल सेकंड जो है उनको वहाँ का किंग बना दिया जाता है। ठीक है, अब है स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, और इनका केस जो है वो स्ट्रेंज केस क्यों कहा जाता है? स्ट्रेंज केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है वो किसी भी टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल था। बहुत ज़्यादा कैपिटल होने की वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, और ये इसी पावर का यूज़ करते करते जो है वो सारे स्टेट जो हैं उनके ऊपर अपना जो डोमिनेंस है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटेन जो था वो भी स्टार्ट में एक नेशन नहीं था, एक तरीके से स्टेट प्रायर इन 18th सेंचुरी था। इट वाज नॉन एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, यानी कि जैसे कि यहाँ पे इंग्लैंड दे रखा है इस तरीके से, तो ये भी अपने आप में पर्टिकुलर अलग रीजन था। फिर यहाँ पे स्कॉटलैंड था, फिर यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था। तो ये धीरे धीरे इनको कैप्चर करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, द स्टेडी ग्रोथ ऑफ पावर मेड द इंग्लिश नेशन एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन एंड आइलैंड। ठीक है, अब इनकी जब पावर ग्रो कर रही थी, पावर कैसे ग्रो कर रही थी? क्योंकि इनके पास कैपिटल था। कैपिटल कैसे आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आया। ठीक है, तो 1688 के अंदर जो है इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करती है? सीज पावर फ्रॉम मोनार्की, इट वाज नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करती है? जो मोनार्की होती है उसको सीज कर देती है। यानी कि जब ये इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पे कैप्चर करते हैं, तो स्कॉटलैंड जो है वहाँ के लोगों को अपनी पार्लियामेंट में कुछ सीट्स देने के बहाने से जो है यहाँ पे अपना जो टेरिटरी मार्क है उसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1707 के अंदर क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक यूनियन बनाता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। यानी कि अब इन दोनों के बीच में एक तरीके से पार्टनरशिप की डील रखी जाती है कि हम जो पार्लियामेंट बनाएंगे उनमें कुछ सीट्स जो हैं वो आपके लिए भी रखी जाएंगी। इस तरीके से एक इंट्रोडक्टरी चीज़ जो है वो स्कॉटलैंड के लिए बताई जाती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पे डोमिनेंस करना स्टार्ट कर देता है। और आयरलैंड जो है, आयरलैंड के अंदर कैसे होता है कि आयरलैंड जो है, जो मैप के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, आयरलैंड के अंदर दो तरीके से, एक तो कैथोलिक जो मेजोरिटी के अंदर है और एक जो है प्रोटेस्टेंट्स जो कि माइनॉरिटी के अंदर है। तो इंग्लैंड क्या करता है? प्रोटेस्टेंट्स जो हैं जो कि माइनॉरिटी के अंदर है वो इंग्लैंड में भी थे, तो इनकी हेल्प करता है या इनका सपोर्ट करता है। ठीक है, इनका सपोर्ट करने के बाद जो कैथोलिक हैं वो मेजोरिटी में है। अब मेजोरिटी जो है उनको क्या लगता है कि माइनॉरिटीज़ को थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिल रही है, इंग्लैंड इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये फिर एक रिवॉल्ट छेड़ देते हैं। वॉल्फ टाउन जो है वो क्या करते हैं? इन कैथोलिक मेजोरिटी की तरफ से एक रिवॉल्ट को कंप्लीट करते हैं 1978 के अंदर। लेकिन 1978 के अंदर जब ये रिवॉल्ट होता है तो ये फेल हो जाता है, और जैसे ये फेल होता है तो उसी तरीके से जो इंग्लैंड है उसका कब्जा आयरलैंड के ऊपर भी हो जाता है। और जो स्कॉटलैंड है उसको पार्लियामेंट के अंदर कुछ सीट्स देने के बहाने से, लेकिन फिर बाद में डोमिनेंस जमाने की वजह से इंग्लैंड जो है वो अपनी जो यूनिफॉर्म है, जो अपनी पार्लियामेंट की सीट्स है, वो सारी चीज़ें स्कॉटलैंड के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेट करता है, डोमिनेंस जमाता है, और उसी के साथ में इनको भी अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, 1801 के अंदर आयरलैंड जो है वो फोर्सफुली टेकन बाय ब्रिटिश आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्यूशन लेड बाय द वॉल्फ एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798। ठीक है, यानी कि 1801 के अंदर आयरलैंड जो है वो भी अब इंग्लैंड का पार्ट हो जाता है। फोर्सफुली होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर हो जाता है क्योंकि जो इंग्लैंड है वो यहाँ की माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है और जो मेजोरिटी है उसमें वॉल्फ टॉमने जो हैं वो एक रिवॉल्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो रिवॉल्ट हार जाते हैं क्योंकि इंग्लैंड जो है वो उस टाइम पे थोड़ा सा पावरफुल था। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड, और उसी के साथ में एक नया ब्रिटिश नेशन जो है वो फॉर्म होता है विद वेरियस सिंबल्स सच एज ब्रिटिश फ्लैग एंड द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। और जब इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड, आयरलैंड इनको अपने अंडर में ले लेता है और अपना जो टेरिटरी डोमिनेंस है वो इनके ऊपर जमा लेता है, तो उसी के साथ में जो फ्लैग है, इंग्लिश फ्लैग है, इंग्लिश नेशनल एंथम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इनको जो है वो ब्रिटिश नेशन बनने के बाद अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब है विजुअलाइजिंग द नेशन। जिस तरीके से नेशन बनेगा, उसका यूनिफिकेशन होगा, एक नेशन यूनाइटेड हो गया है तो उसको विजुअलाइज कैसे किया जाएगा? जिस तरीके से हम हमारी एलोगिरी क्या है? भारत माता, और भारत माता जो है कोई एक लेडी नहीं है, लेकिन फिर हम उनको किस तरीके से मानते हैं? एक एलिगोरी के नाम से
देखते हैं कि एक पिक्चर है जिसको हम भारत माता कहते हैं, तो उसी तरीके से जब नेशंस जो हैं वो बन रहे थे तो उसमें फिर वो लोग क्या करते थे, उनको फेस देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। 18 और 19 सेंचुरी के अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग तरीके से फीमेल फिगर जो होती हैं उनको पोर्ट्रे करते थे और उनको अपने नेशन की एलोगेरी बताते थे। ठीक है, अब ये जो है वो रियल फीमेल्स नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक आइडियल्स हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से एक कंट्री को, एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे कि ये फ्रांस की हैं। ठीक है, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ नेशन, और ये फीमेल फिगर जो थी वो वहाँ की एलिगोरी बनती हुई नज़र आती हैं किसी भी नेशन की। किसी भी नेशन को जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, एलिगोरी होता है क्या, आइडिया इज एक्सप्रेस टू अ पर्सन और थिंग, मतलब एक ऐसा आइडिया जो कि किसी पर्सन या किसी थिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, फ्रांस के अंदर एक फीमेल एलिगोरी थी जिसका नाम था मैरियाना। ठीक है, और ये कोई रियल पर्सन नहीं है बल्कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, जिसकी वजह से ये जो एलिगोरी थी इसको मैरियाना बोला जाता है। स्टेटस वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर एंड इमेजेस वर आल्सो मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प्स। इनके स्टेटस जो हैं वो पब्लिक स्क्वायर पे लगाए जाते थे, यानी कि जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है, या फिर जो पब्लिक स्क्वायर्स होते हैं वहाँ पे इनकी जो स्टेटस थे उनको लगाया जाता था, और उसी के साथ में इनकी इमेजेस जो थी वो कॉइन्स पे या स्टैम्प्स पे मार्क की जाती थी, जिससे पता चले कि ये किसी एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक नेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से जर्मनी जो था, जर्मनी में जर्मनिया जो थी वो इनकी एलोगोरी बनी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इनकी क्या स्पेशलिटी थी, ये ओक लीव्स का क्राउन वियर करती थी। ठीक है, जो कि बिकॉज ग्रीन ओक स्टूड फॉर हीरोइज्म, यानी कि ग्रीन ओक जो है वो हीरोइज्म का एक सिंबल जो है वो बताता है, और उसी के साथ में जो ये क्राउन इन्होंने पहना है वो ग्रीन ओक से बना था, ग्रीन ओक का क्राउन है, और ये ग्रीन ओक का क्राउन जो है उसको जर्मनिया बोला जाता था, और ये कहाँ की थी, जर्मनी की एलिगोरी थी। ठीक है, उसी के साथ में नेशनलिज्म एंड एम्परियलिज्म। ठीक है, यानी कि लास्टली जो है वो फर्स्ट जो था वो चैप्टर स्टार्ट होता है नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ में। नेशनलिज्म की फीलिंग यानी कि जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे। रिवॉल्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग जो रीजन्स थे, अलग अलग जो रीजन्स थे उनको इकट्ठा करके, अलग अलग जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक नेशन बनाने के लिए जो लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। लेकिन ये नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे जिस तरीके से उनको पावर्स मिलती गई, अपने अपने यूनाइटेड नेशंस ये बनाते गए, तो ये नेशनलिज्म जो है वो इम्पीरियलिज्म के थ्रू बढ़ता गया। और इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, साम्राज्यवाद। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म जो है वो इम्पीरियलिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लार्ज नेशन जो है वो अब स्मॉल नेशन को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जिसके पास भी पावर सबसे ज़्यादा है, पावर सबसे ज़्यादा है, या फिर जो छोटा रीजन है या छोटा सा नेशन है उसको एक बड़ा नेशन जो है वो ऑक्यूपाई कर देगा। ये कौन सा हो गया, स्मॉल नेशन, ये हो गया लार्ज नेशन। अब लार्ज नेशन के पास में पावर ज़्यादा है, स्मॉल नेशन के पास पावर कम है, तो ये लार्ज नेशन इसको ऑक्यूपाई कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि अब ये नेशन तो बन चुके हैं, इनके पास नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी नहीं है, अब इनको एम्परियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद का जो क्राइटेरिया था उसको ये फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एक की स्टडी है बाल्कान रीजन की। बाल्कान रीजन जो था वो इस तरीके से अलग अलग, जैसा कि आप मैप के अंदर देख रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बटा हुआ था। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स हैं यहाँ पे, अलग अलग रीजन्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, तो बाल्कान स्टेट जैसे ही ब्रोक होता है, जो कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था इंडिपेंडेंट के टाइम। इंडिपेंडेंट के टाइम पे क्या होता है, जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था बाल्कान स्टेट, वो जैसे ही इंडिपेंडेंट होता है तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर बढ़ जाता है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। यहाँ पे एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर बढ़ जाता है। और जब ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर बढ़ता है तो इनके अंदर जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों बढ़ना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो एक स्टेट है उसको अब दूसरे रीजन को अक्वायर करना है और अपनी टेरिटरी को बड़ा करना है, अपनी पावर्स जो है उनको बड़ा करना है। ठीक है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों थे, मोर टेरिटरी की वजह से।
और जैसे बिग पावर्स थी जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी, ये क्या करते थे, बड़ी पावर्स थी, बड़े देश थे, यूनाइटेड हो चुके थे। अब ये नेशनलिज्म को नहीं, इम्पीरियलिज्म को फॉलो कर रहे थे। और इम्पीरियलिज्म का जब इनके अंदर थॉट आता है तो ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको अपने अंडर लेने के लिए, अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इनके ऊपर इम्पीरियलिज्म के जो थॉट्स थे उनको लागू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेशनलिज्म जो है वो अब इम्पीरियलिज्म में बदल गया, और इम्पीरियलिज्म के बदलने के बाद ही जो हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है वो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब इंट्रोड्यूस होता है, इम्पीरियलिज्म जब ग्रोथ होता है, तो फिर कॉलोनी बननी स्टार्ट हो जाती है, कॉलोनियलिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है। कॉलोनियलिज्म यानी कि एक बिग पावर जो है वो किसी एक टेरिटरी को अक्वायर कर लेगा, और इन्हीं सब के चलते फिर से रिवॉल्ट देखने को मिलेंगे, देश इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आज के चैप्टर में हमने समझी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो है आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने समझा था एक इमेज से, एक इमेज थी जो कि फ्रेडरिक सॉरियो ने बनाई थी, और इस इमेज में किसका क्राइटेरिया था, नेशनलिज्म का क्राइटेरिया था। यानी कि नेशनलिज्म के एक प्रिंसिपल को फॉलो करके जो लोग थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो पूरे यूरोप के अंदर फैलती हैं। उसी के बाद में जो है वो नेपोलियनिक जो कोड था, ठीक है, नेपोलियनिक कोड जो था, नेपोलियन कोड था 1804 का, वो क्या था, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेपोलियन कोड 1804 के अंदर उसने किन किन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था। फिर जो है वो ड्रॉबैक देखने को मिलता है हमको, नेपोलियन कोड का ड्रॉबैक देखने को मिलता है। नेपोलियन कोड के ड्रॉबैक देखने के बाद हमारे सामने दो एरिस्टोक्रेट्स आते हैं, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स आते हैं, और साथ ही में एरिस्टोक्रेट्स आते हैं और साथ ही में जो है वो पीजेंट्स आते हैं, ठीक है, पीजेंट्स आते हैं। फिर आफ्टर रिवॉल्यूशन, सॉरी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में और 19th सेंचुरी के अंदर फ्रांस और जर्मनी के अंदर जब रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसके बाद मिडिल क्लास सोसाइटी हमको देखने को मिलती है। तो मिडिल क्लास सोसाइटी किस तरीके से नेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो करी थी, तो लिबरल, लिबरल क्या है, लाइबर, लैटिन वर्ड से बना है, फ्री जिसका मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जिसमें हमने मैनोरियल ड्यूज को, सर्फडम को, ठीक है, और जो फ्यूडल सिस्टम था उसको समझा था, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास रहती थी, सबसे पहले कौन कौन आते थे, किंग्स आते थे। किंग्स के बाद में कौन आते थे, नोबल्स आते थे। नोबल्स के बाद में कौन आते थे, नाइट्स आते थे, और नाइट्स के बाद में कौन आते थे, पीजेंट्स आते थे। कौन आते थे, पीजेंट्स आते थे। इनके बाद पीजेंट्स के बाद में हमने समझा था रिवॉल्ट ऑफ 1858, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को समझा था कि किस तरीके से रशियन ने पोलैंड के ऊपर डोमिनेंस जमा के पॉलिश लैंग्वेज बोलने से रोका था। फिर प्रीस्ट और बिशॉप्स को वहाँ सारी चीज़ों से पनिशमेंट मिली थी उनको, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद 1848 और 1845 का रिवॉल्ट आता है, ठीक है। 1845 का रिवॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉटन वीवर्स जो थे उनके बीच में हुआ था। 1848 का रिवॉल्ट जो है वो फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ था, ठीक है। फिर मे रिवॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा था, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा था, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद में हमने जर्मनी की एलिगोरी को समझा, फिर फ्रांस की एलिगोरी को समझा, ठीक है। और उसी के साथ में हमने जो स्ट्रेंज क्रेज ऑफ ब्रिटेन था कि ब्रिटेन स्कॉटलैंड को किस तरीके से पार्लियामेंट में कुछ सीट देने के बहाने से डोमिनेट करता है, और आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनकी हेल्प करके आयरलैंड को अपने अंडर में कर लेता है। उसी के साथ में विजुअलाइजिंग नेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एलिगोरीज को समझा था कि जर्मनी और इटली का जब यूनिफिकेशन हो जाता है तो जो जर्मेनिया थी और जो मेरियाना थी, फ्रांस की एलिगोरी, और जर्मेनिया कहाँ की थी, जर्मनी की एलिगोरी, उनको समझा था। और फिर लास्ट में हमने बाल्कान स्टेट की जो केस स्टडी थी उसको समझ करके, बाल्कान स्टेट जो कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ तो ये अलग अलग जो स्टेट्स थे उनके अंदर बट गया, अलग अलग स्टेट्स में
बढ़ने के बाद क्या होता है, जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो अक्वायर करेंगे उन स्मॉल स्टेट्स को, और उन स्मॉल स्टेट्स को अक्वायर करने के बाद जो नेशनलिज्म का आइडिया था, ठीक है, जो नेशनलिज्म का आइडिया था जो कि हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग था, नेशनलिज्म का आइडिया अब जो है वो इम्पेरियलिज्म में चेंज हो जाता है, इम्पेरियलिज्म के अंदर चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो इस इम्पेरियलिज्म के आइडिया के बाद किस तरीके से वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट करता है, और इंग्लैंड का उस टाइम पे इंडिया के ऊपर कॉलोनियल का रूल था, ठीक है, वो ट्रेड के पर्पज से आए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इस इम्पेरियलिज्म का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे कैसे होता है, और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद में नेशनलिज्म इन इंडिया जो था हमारा सेकंड चैप्टर, वो हमको क्या क्या चीज़ें समझाता है, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझेंगे। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।